রেকর্ডিং স্টার্ট করে নিয়েছি, জাস্ট একবার কনফার্ম করে নিই। রেকর্ডিং স্টার্টেড হ্যাঁ না? রেকর্ডিং হচ্ছে। ओके 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 सर, 2 सेकंड थोड़ा वेट करना। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो स्टार्टेड ऑलरेडी था। गुड मॉर्निंग था। तो सर हम लोग यस यस यस, तो सर आज क्या कर रहे हैं सर? आज हम लोग आज इक्विटी डेरिवेटिव्स है, ठीक है। लास्ट दिन टेक्निकल चल रहा है, मतलब ट्यूसडे ट्यूसडे, बट सर बाकी अभी हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बेसिकली अभी ऑप्शंस में बात हो रहा है। फ्यूचर मैंने रिसेंटली कवर अप किया, जिन लोगों ने फ्यूचर को कंप्लीटली लाइव क्लास किया है वो रिवाइज करते जाओ। जिन्होंने फ्यूचर नहीं किया उनके लिए बैकअप अवेलेबल है, आप बैकअप से कर सकते हो। बट अगर आप अभी बैकअप को छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, बाद में फिर से लाइव कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास है, बट हाँ बैकअप करने से एटलीस्ट फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स अगर कोई बैकअप कर लेता है तो थोड़ा सुविधा होगा, क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वहां पर बताया गया है, तो ये थोड़ा हेल्प करता है, ऑप्शंस पे भी हेल्प करता है। ओके, तो हम लोग एकदम ऑप्शंस बेसिक्स में हैं, कोई एडवांस चर्चा नहीं चल रहा है, एकदम प्योर बेसिक्स लेवल ऑफ ऑप्शंस, मतलब ऑप्शन मार्केट क्या है इसके ऊपर ही बातचीत चल रहा है। तो ऑलरेडी ऑप्शंस को समझाने के लिए आई थिंक कि आप लोगों को याद है कि मैंने कोलकाता बनारस एक्सप्रेसवे बना रहा था, तो मैं नहीं बना रहा था, रोड बन रहा है सर, प्रोपोज्ड रोड है, कोलकाता बनारस रोड बन रहा है, एक हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहा है। एक्सप्रेसवे के ऊपर बेस करके ऑप्शंस मार्केट में एक एग्जांपल क्रिएट किया गया था क्लास में। और वो ऑप्शंस मार्केट का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि अगर स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शंस होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लैंड, मतलब जो नॉर्मल बाकी और भी एसेट्स होते हैं लाइक लैंड बिल्डिंग वगैरह में, क्या उसमें भी एप्लीकेबल हो सकता है? द आंसर इज यस। आप स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट को नॉर्मल लैंड मार्केट, मतलब लैंड का भी तो एक मार्केट होता है ना, कि जमीन बेचना खरीदना, ठीक है, वहां पर भी लोग ऑप्शंस को यूज कर सकता है। तो वहां पर 2 कैरेक्टर हम लोगों ने चूज किया था, एक कैरेक्टर का नाम था वेनु और दूसरा कैरेक्टर का नाम था विजय। विजय ना, या अजय? अजय, अजय था ना रे, कैरेक्टर का नाम भूल गया मैं। एक वेनु था, एक हाँ अजय सर। था। अजय, तो एक अजय जो था सर वो बेसिकली कॉल ऑप्शंस बायर था, ठीक है। अजय जो था वो कॉल ऑप्शंस बायर था, और जो वेनु था वो मतलब है अभी भी हमारे एग्जाम्पल में जिंदा है, ये लोग मरा नहीं, ठीक है। अजय जो है वो कॉल ऑप्शंस को बाय किया था, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, कि रोड बनेगा ये सोच के, अगर जो भी बोलेगा कि मुझे इस एरिया में लैंड खरीदना है, तो लैंड खरीदना है तो कोई तो होगा लैंड का ओनर जिससे आप लैंड परचेज करोगे। तो एग्जाम्पल कितना सिंपल था सर, जिसके पास जमीन है, जैसे कि वेनु, वेनु का जमीन है, ठीक है, बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे के साइड में वेनु का जमीन है, लैंड है। अजय को खबर मिला है कि एक्सप्रेसवे बनने वाला है, वेनु को ऐसा कोई खबर प्रॉपरली है नहीं, और अगर खबर है भी ना तो वेनु इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट मैटर कि हाँ लैंड होगा, रोड बनेगा, प्राइस बढ़ेगा, इस मैटर में ना वेनु इतना भी कॉन्सियस नहीं है। बट हाँ, क्योंकि अजय ने आके उसको बोला कि जब यहाँ पर रास्ता बनेगा तो तुम्हारा जमीन मैं खरीदूँ, ठीक है, सिंपल। तो ये एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो एक फ्यूचर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब
कॉन्ट्रैक्ट अभी कर रहा हूँ, 6 महीने बाद मैं तुमको बाकी पैसा दूंगा, लेकिन तुम किसी और को जमीन मत बेचना। मतलब बेसिकली बुकिंग करके रख लेना, ठीक है। तुम किसी और को जमीन मत बेचना, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आपने। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। मतलब लैंड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है, बट खरीदा नहीं किया, प्रोबेबल है, मतलब जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। इसको हम लोग फ्यूचर एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर सेल एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब सेल करने का एग्रीमेंट, कि आप मेरे साथ आज एग्रीमेंट करते हो, आपको फ्यूचर में मुझे सेल करना, ठीक है। तो बेसिक सिंपल बात है। तो जो कॉल बायर होगा वो नॉर्मली स्टॉक मार्केट में भी वही करता है, स्टॉक मार्केट में भी वो सिमिलर एक्टिविटी करता है। आप जब भी कोई स्टॉक को बाई करते हो, ठीक है, जब भी किसी स्टॉक को आप मतलब बेसिकली एग्रीमेंट टू बाई करते हो, एग्रीमेंट टू बाई, और जो सेलर है वो एग्रीमेंट टू सेल करता है, आपको वादा करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सपायरी टाइम पे आपको वो सेल करेगा, आप उनसे बाई करोगे, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सरसाइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको जार्गन सिखाया था, हर टेक्निकल टर्म पे बात किए थे कि क्या क्या टेक्निकल टर्म आप लोगों को नॉर्मली याद रखना चाहिए ऑप्शन मार्केट को समझने के लिए। स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्लीज टेल मी कि आपको स्क्रीन शेयर है, एक बार मुझे कंफर्म करो सर। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शन बेसिक्स, इसमें बात हुआ है सर, जिसमें पूरा जमीन का लैंड, मतलब लैंड के ऊपर बेस करके एग्जाम्पल, बहुत बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। अब उसी कॉन्सेप्ट में साइड बाय साइड अजय वेनु का जो ट्रांजैक्शंस लैंड में हुआ था, उसी को अगर हम लोग स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कॉन्सेप्ट निकलता है वो भी बताया गया था। फिर धीरे धीरे मैंने आपको जार्गन समझाया, जार्गन का मतलब क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स, ओके। तो जैसे कि आपके सामने डेटा है, ये जो चीज हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में गो थ्रू किए हैं, क्या क्या है एक बार देख लेते हैं सब। जस्ट लुक एट, एक बार गो थ्रू करो। Here are the few jargons that we will look into, मतलब ऑलरेडी देख चुके हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या है, we know what is strike price। जैसे लैंड मतलब अजय वेनु के केस में जो 5 लाख का जो जमीन था, दैट इज स्ट्राइक प्राइस। बाकी मैंने आपको ऑप्शन चेन से भी दिखाया कि कैसे कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज किया जा सकता है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल्स भी क्रिएट किया था, आई थिंक आईटीसी में एग्जाम्पल क्रिएट किया गया था, अदानी में क्रिएट किया गया था, बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ था सर। मैं और भी आगे चर्चा होगा, ये तो बस शुरुआत है। अच्छा, अंडरलाइन प्राइस क्या है, जिसके बेसिस में एक्चुअली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब अगर आप टीसीएस का ऑप्शन चूज करते हो, ठीक है, टीसीएस का अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जैसे करेंटली टीसीएस का प्राइस कितना चल रहा है सर, करेंटली टीसीएस का प्राइस कितना चल रहा है, কত চলছে রে पीयूष, पीयूष तो टीसीएस को ट्रैक कर और 3220 होते जाते। हाँ 33,220, ठीक है। ये देखो सर, करंट मार्केट में आप टीसीएस को देख रहे हैं, तो ये दिस इज द अंडरलाइन सर, दिस इज द अंडरलाइन। इसके बेसिस में ही आपको फ्यूचर सोचना है, इसके बेसिस में ही आपको आगे का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइन के बेसिस में ही चूज करना होता है। कैसे चूज करते हैं, जैसे आप इसको भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर जस्ट लिखो। अच्छा, कौन सा स्ट्राइक चूज करें बताओ, ऑप्शंस, ऑप्शन, एक सेकेंड, टीसीएस ऑप्शन लिखना पड़ेगा, टीसीएस अप्रैल, टीसीएस अप्रैल, लुक एट सम, TCS अप्रैल 3020 कॉल ऑप्शंस, 3000 कॉल ऑप्शंस, 2980, ये जो अलग अलग आपको दिख रहा है ना सर, दीज आर ऑल स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। सर कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए और कब चूज करना चाहिए, इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप टीसीएस के बारे में क्या सोच रहे हो। टीसीएस का स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा, टीसीएस का स्टॉक प्राइस डाउन जाएगा, दिस ऑल डिपेंड्स। अगर आपने लास्ट क्लास ठीक से सुना होगा तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है कि स्ट्राइक प्राइस चूज करने के पीछे का मेन मेंटेलिटी क्या होता है, मेन मेंटेलिटी क्या होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप 3020 चूज करना चाहते हो, ठीक है, या 3000 चूज करना चाहते हो, तो 3000 अगर स्ट्राइक प्राइस होगा आपका, आप 3000 स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हो, बिल्कुल चूज कर सकते हो। चूज करके आप या तो बाई कर लो या तो सेल करो। मतलब अगर आप बायर बनते हो, मतलब अभी बाई करोगे बाद में सेल करके स्क्वायर ऑफ करोगे, या फिर अभी सेलर बनोगे,
अभी सेलर बनोगे और बाद में बायर बन जाओगे, ठीक है, दोनों हो सकता है। शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट भी चलता है ना मार्केट में। तो जैसे वेनु और अजय में हुआ था ना सर, अजय सेलर बना था और सॉरी वेनु सेलर बना था, अजय बायर बना था। तो दोनों पॉसिबल है सर, स्टॉक मार्केट में भी दोनों पॉसिबल है। आप स्टार्टिंग में सेल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में बाई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। लेकिन जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, टीसीएस का कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, 3020 ऑप्शन चूज कर लो, ये स्ट्राइक है, या फिर 3000 चूज कर लो, या फिर और नीचे जाओ 2800 ऑप्शन चेन में डिटेल्स में और शो कर सकते हैं सर। फिलहाल मैं जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ कि कोई भी ऑप्शन आप चूज करो, उसके ऊपर बेस करके आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो फिक्स करो, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर अंडरलाइन प्राइस। मतलब टीसीएस का जो नॉर्मल कैश मार्केट में जो टीसीएस चल रहा है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है टीसीएस ऑप्शंस में क्या करेगा। मतलब टीसीएस ऑप्शन बेसिकली और कुछ भी नहीं, अंडरलाइन का ही एक क्या बोल सकते हैं, प्रतिकृति बोल सकते हो आप। मतलब जो मेन टीसीएस है उसी से बना हुआ एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बना हुआ एक प्रोडक्ट है। अगर अंडरलाइन को समझ जाते हो तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन प्रोडक्ट को भी समझ सकते हो। मतलब बेसिकली प्रतिकृति समझते हो ना, प्रतिकृति मतलब क्या, मतलब उसी से बना हुआ चीज है, उसी से बना हुआ चीज है, अंडरलाइन एसेट्स, ठीक है। मतलब टीसीएस से ही बना है टीसीएस ऑप्शन, टीसीएस से ही बनेगा टीसीएस फ्यूचर। मतलब कोई भी स्टॉक निफ्टी से ही बनता है निफ्टी फ्यूचर। इफ यू अंडरस्टैंड निफ्टी देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड निफ्टी फ्यूचर। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड निफ्टी देन यू कांट अंडरस्टैंड निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। निफ्टी का ट्रेंड समझोगे तो निफ्टी फ्यूचर का भी ट्रेंड समझोगे। अगर निफ्टी फ्यूचर को नहीं, मतलब निफ्टी को नहीं समझ पाओगे तो निफ्टी फ्यूचर को कैसे समझ पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए अंडरलाइंग प्राइस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है सर। अंडरलाइंग मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। ये मेन फंडा है सर, मेन फंडा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्राइक वगैरह में हो जाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता है, कई बार मैं देखता हूँ, लेकिन हम लोग एक असल चीज भूल जाते हैं। फिर एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऑप्शन एक्सपायरी क्या है, ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, एंड ऑप्शन सेटलमेंट कैसे होता है, ये सब चर्चा मैंने आपसे किया था। बहुत अच्छा सर, ये सब टेक्निकल टर्म को रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि ना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप धीरे धीरे बेहतर बनते जाओगे। जरूरत पड़ने से एक चीज को बार बार सुनो, बार बार सुनो। अगर किसी को समझने में दिक्कत होता है, जो एक बार में समझ जाए वो समझ गया बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार से ज्यादा 2 बार सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। या फिर खुद जो कुछ भी सुन रहे हैं आप, उसको आप एक बार ना अपने कॉपी में ना लिख के खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, इफ पॉसिबल, इफ अगर थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आपको और अच्छा होगा। सर समझ गए, सर समझ गए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज सर ना कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं, ठीक है। बाइंग है कॉल ऑप्शंस, कैसे करेंगे कॉल ऑप्शंस बाई, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं कैसे बाई कॉल ऑप्शंस को बाई किया जा सकता है। पहले कॉल ऑप्शन समझ जाओ सर, फिर धीरे धीरे ना पुट भी समझ जाओगे। बट प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन बाइंग ए कॉल ऑप्शंस। सर ऑप्शन चेन थोड़ा ओपन कर लेते हैं, काम आएगा। ऑप्शन चेन पुराना का साइट तो चला गया सर, मुझे न्यू साइट में ही आपको दिखाना पड़ेगा। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन, नेट स्लो है क्या, इतना धीरे काम क्यों करता हूँ? तो इधर निफ्टी आ गया सर, मैं अगर निफ्टी की जगह कोई पर्टिकुलर स्टॉक सिंबल चूज करता तो वो स्टॉक सिंबल आ जाता, नो इशू विद दैट। और उसके ऊपर डिपेंड करके ये पूरा ऑप्शन का जो चेन का टेबल है ना, ये देखिए, मैं आपको निफ्टी दिखा रहा हूँ। निफ्टी प्रेजेंट मार्केट में देखिए, जस्ट आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये जो निफ्टी दिख रहा है ना, ये कैश मार्केट में निफ्टी करेंटली 10:03 पे, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी रिसेंट डेटा भी आ जाएगा। लुक एट सर, 10:05 का डेटा अवेलेबल हो गया यहाँ पे, ये एनएससी के साइड में है। अगर आप एकदम लाइव चेंजेस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि ये मेरा ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म लाइव मार्केट में ओपन है करेंटली, तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से लाइव मार्केट में निफ्टी चेंजेस हो रहा है। लेकिन अगर आप एनएससी के प्लेटफॉर्म से भी देखना चाहोगे, आप देख सकते हो कि अंडरलाइन इंडेक्स निफ्टी, अंडरलाइन में मतलब बेसिक निफ्टी कहाँ चल रहा है, दैट इज 17,757। लेकिन इसके बेसिस में स्ट्राइक चूज करके कैसे कॉल ऑप्शंस को बाई किया जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा सर,
ठीक है, इसका पूरा बेस लेवल से मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, बस फोकस बना के रखिए, आप हर चीज समझ जाओ। ठीक है, प्रीवियस 2-3 चैप्टर में हम लोगों ने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखे ऑफ ए कॉल ऑप्शंस एंड अंडरस्टूड द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट अंडर व्हिच इट मेक्स सेंस टू बाय ए कॉल ऑप्शंस। अब धीरे धीरे हम लोग कॉल ऑप्शंस क्यों बाय करना चाहिए उसके तरफ आगे बढ़ेंगे सर। In this chapter, we will formally structure our thoughts on the call options and get a firm understanding. मतलब एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। फॉर्म अंडरस्टैंडिंग मतलब यहाँ पर एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हम लोग एस्टेब्लिश करने का कोशिश करेंगे ऑन बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कॉल ऑप्शंस। कैसे कॉल ऑप्शंस को बाई किया जाता है और कैसे कॉल ऑप्शंस को सेल किया जाता है। मतलब देखो, ऐसे कोई बोलेगा सर बाई और सेल तो नॉर्मली बटन का खेल है। यस सर, लेकिन बटन से भी बड़ा कुछ चीज है ना। ट्रेडिंग आपका जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर जाके बाई बटन दबाने से बाई हो जाएगा। अगर मैं टीसीएस का अप्रैल ऑप्शंस बाई करना चाहूंगा, जस्ट यहाँ पर बाई बटन दबाऊंगा तो ये मेरे देखो 175 क्वांटिटी और मेरा प्रीमियम वैल्यू है 232, तो इसमें बाई करने से बाई हो जाएगा, अकाउंट में बैलेंस रहेगा तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन दैट इज नॉट सिंपल थिंग, इसके पीछे आपका एनालिसिस का बहुत बड़ा खेल है। तो बेसिकली वही समझना है सर कि बाई कब करें, सेल कब करें और क्यों करें। सो बिफोर वी मूव अहेड एनी फर्दर, देयर इज अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। क्या क्या पढ़ के आए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी बात बनेगा सर, ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में उसको रिटर्न करने का कोशिश कीजिएगा। It makes a sense to be a buyer of a call options when you expect the underlying price to increase. अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आप जिस एसेट्स पे, एसेट मतलब, एसेट मतलब सर, एसेट मतलब जिस पे आप ट्रेड ले रहे हो, हेलो, जिस पे आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक चूज करो या फिर इंडेक्स चूज करो, अगर आपने निफ्टी चूज किया तो निफ्टी 50 आपका एसेट है। अगर आपने बैंक निफ्टी चूज किया तो बैंक निफ्टी आपका एसेट है। अगर आपने इंडिविजुअल स्टॉक चूज किया लाइक टीसीएस, लाइक इन्फोसिस, लाइक अदानी, किसी का भी आप चूज कर सकते हो। बट इफ यू आर श्योर अबाउट द increase in the stock price or increase in the Nifty 50 or increase in the Bank Nifty, then it makes sense to be a buyer of a call options. मैं उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक जैसे हम लोग कल टेक्निकल चार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, हम लोग कल टेक्निकल चार्ट पढ़ रहे थे। टेक्निकल चार्ट पढ़ने के टाइम पे मैंने आप लोगों को, मैं कल वाला ही दिखाता हूँ एक बार। कल कौन सा देख रहे थे सर, किसी पर्टिकुलर कंपनी का देख रहे थे, किसका था तो मुझे याद दिलाओगे सर, किस कंपनी का शो किया था मैंने कल, अदानी का या किसका चार्ट दिखा रहे हैं? नहीं, अदानी नहीं, अदानी नहीं था। क्या था सर, तो बताओ सर, कल किसका चार्ट देख रहे थे? मतलब उसमें वो इंगल्फिंग वगैरह समझा रहे थे, हरामी समझा रहे थे, कौन था? अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट नहीं, टीसीएस बता रहे थे, नहीं टीसीएस तो नहीं होगा। अरे कोई तो बताओ, कल कौन सा चीज पढ़ रहे थे टेक्निकल के क्लास में? पीयूष को याद है? चौथा को आदानी हाँ, इंटरप्राइज ओनर, अदानी आदानी नहीं था, इंटर अदानी बोल रहे थे, लेकिन हरामी पैटर्न किस पे मैंने आपको दिखा रहा था? स्टार्टिंग में ही हरामी पैटर्न लेके बात कर रहा था मैं, वो कौन था, कौन सा स्टॉक था? टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स मैंने ट्रेड लिया था, मैं आपको बता रहा था ना। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, देखो आप लोगों का मेमोरी मेरे से भी खराब है, मैं सोचता था मेरा ही मेमोरी खराब है। देखो कल मैं आपको जो बता रहा था, अगर किसी ने टाटा मोटर्स में ट्रेड लिया, ध्यान से देखो सर, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि टाटा मोटर्स पे ये जो कैंडल स्टिक्स मैं आपको कल बता रहा था, प्रीवियस ट्रेंड फुल बियरिश था, मतलब डाउन ट्रेंड था। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल बना जो आइडेंटिफाई करने में मुझे बहुत इजी लगा, क्योंकि एकदम प्योर कैंडल्स है, मल्टीपल कैंडल है, ये हरामी पैटर्न था। मैं अभी पैटर्न पे बात नहीं करूँ, लेकिन ये हरामी पैटर्न ट्रेडर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे हरामी हो, इंगल्फिंग हो, ठीक है। और मजा का बात है, ये पैटर्न एग्जैक्टली काम किया था और इसीलिए ट्रेड मैंने भी लिया था और आप लोगों में से बहुत लोग लिया था। नाउ पॉइंट इज दैट, जैसे ही मैं श्योर हो गया कि टाटा मोटर्स पे क्या होने वाला है, टाटा मोटर्स का
ट्रेंड जो है वो इंक्रीज होने वाला। फिर ये चीज मुझे कब पता चला? जब टाटा मोटर्स यहाँ पर था, जब टाटा मोटर्स का शेयर का दाम 28 मार्च को, जब ये बना 28 मार्च को 414 में, सॉरी 402 में इसने क्लोज किया। उसके बाद 29 मार्च को टाटा मोटर्स ने 409 में क्लोज हुआ। ओके, तो उसके बाद जैसे ही मैंने देखा कि हरामी पैटर्न है, आप लोगों ने भी देखा जिन्होंने ऑब्जर्व करते हुए ऐसा, फिर और उसके बाद मेरे को ना एक फंडामेंटल खबर आया। खबर ये है कि टाटा मोटर्स का जो जो बिग प्रोडक्ट है जैगुआर एंड लैंड रोवर, उसका इंटरनेशनल सेल में ग्रोथ आया है। तो उसके ही ऊपर बेस करके मुझे श्योरिटी मिल गया, डबल डबल श्योरिटी मिल गया, दो धारी तलवार की तरह। ठीक है, मुझे श्योरिटी मतलब मुझे एक एश्योरेंस मिल गया कि हाँ टाटा मोटर्स ग्रो करेगा, और मैंने यहाँ पर बाई लिया। अब यही चीज अगर आप ऑप्शन मार्केट में भी लेना चाहते या फ्यूचर मार्केट में भी लेना चाहते, आप इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करोगे। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है सर कि इफ यू आर, अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स ग्रो करेगा, देन आप टाटा मोटर्स का ऑप्शंस बाय करो। ठीक है, मतलब कॉल ऑप्शंस बायर बनने का तो क्या करना है बाय करने के लिए? बहुत सिंपल काम है सर। आपको बस जाना है और यहाँ पर टाटा मोटर्स अप्रैल या जो भी जिस पर्टिकुलर मंथ का करोगे आप, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रैल कॉल ऑप्शंस है। ठीक है, अप्रैल में रिसेंट मतलब बहुत सारा स्ट्राइक है। अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि सर कौन सा स्ट्राइक चूज करके खेलना चाहिए, ये कैसे पता करेंगे? सर इसके लिए ना थोड़ा सा वेट करना कि 335 भी अवेलेबल है और 415 भी अवेलेबल है। हाँ, और मार्केट में अभी 460 चल रहा है। ठीक है, और नीचे आओगे तो और भी मिलेगा आपको। एक सेकेंड, ये देखो 415, ये नीचे जा नहीं रहा है लेकिन है सर, नीचे भी है। मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगर 460 के आसपास भी आपको मिलेगा। तो माई पॉइंट इज दैट कि इसमें से कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए, इसके लिए आपको मैं थोड़ा वेट करने बोलूंगा, आपको इसका भी जवाब मिलेगा। लेकिन आप पहले ये समझ लो कि अगर आप श्योर हो कि टाटा मोटर्स मूव करेगा, बुलिश होगा, देन ओनली आप कॉल ऑप्शंस बायर बनोगे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का या किसी इंडेक्स का। ठीक है सर, ये पहला क्राइटेरिया है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट थिंग, इट मेक्स सेंस टू बी अ बायर ऑफ a call options when you expect the underlying price to increase. Expectations is very important part here, and expectations पे लॉजिक होना जरूरी है, अंधाधुंध नहीं खेलना है। ठीक है, लॉजिक और एज वेल एज कैलकुलेटिव रिस्क, सिर्फ रिस्क नहीं सर, कैलकुलेटिव रिस्क। इफ अंडरलाइन प्राइस रिमेन्स फ्लैट, अगर आपको लगता है कि अंडरलाइन प्राइस फ्लैट रहेगा और डाउन जाएगा, देन बायर ऑफ कॉल ऑप्शंस लूजेस मनी। मतलब अगर शेयर का दाम नहीं बढ़ता है फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म का ही बात कर रहा हूं मैं, ये जो भी बात चल रहा है मैक्सिमम 1 मंथ, ये मैक्सिमम 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। मिनिमम 2 दिन के लिए कर लो, 1 हफ्ता के लिए कर लो, 1 दिन के लिए कर लो, ठीक है, 2 वीक्स के लिए कर लो, ठीक है, जितना भी चाहो कर सकते हो, बट मैक्सिमम 1 मंथ के लिए आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली पॉपुलर कॉन्सेप्ट मार्केट में देखा जाता है। तो इफ द अंडरलाइंग प्राइस रिमेन्स फ्लैट और गोज डाउन, मतलब सिंपल बात है कि अगर टाटा मोटर्स का ग्रोथ नहीं होता, फ्लैट रह जाता, जहां था वहीं रह जाता, और टाटा मोटर्स या फिर उल्टा डाउन में जाता, तो कॉल ऑप्शंस बायर को पैसा नहीं मिलेगा, लूजेस मनी। पैसा लूज करेगा तो कितना पैसा लूज करेगा? जो मार्जिन जमा करेगा वो तो जाएगा सर। सर कैसे संभव है, आगे बताएंगे सर, आगे बताएंगे। अच्छा, मुझे याद आया, टीसीएस में जैसे उल्टा हो रहा है। टीसीएस में टाटा टाटा का ही दूसरा एक कंपनी मैं उठाता हूँ, तो एक सेकेंड से, टाटा का एक मैंने आपको टाटा मोटर्स लिया, मैं एक दूसरा कंपनी लेता हूँ टाटा का, टीसीएस। ठीक है, रिसेंटली इसके ऊपर भी मार्केट में एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुआ है, बट एक्सपेक्टेशन क्रिएट होने के बाद भी टाटा मोटर्स थोड़ा सा क्या चल रहा है, आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हो 2-3 दिनों से, किस पॉइंट में है? अगर मैं लेटेस्ट बात करूं तो ग्रोथ नहीं है सर, थोड़ा साइडवेज है या फिर डाउन जा रहा है, थोड़ा साइडवेज है। साइडवेज का मतलब क्या? साइडवेज का मतलब है ना तो अप ना तो डाउन, मतलब एक सिमिलर रेंज पे ऐसा ऐसा करना, उसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। मतलब ना तो बुलिश है ना तो बेरिश है। जब मार्केट एक सेम रेंज पे, एक मार्केट जब सब एक सेम रेंज पे मार्केट जब घूमता है फॉर फ्यू डेज और फॉर फ्यू सेशंस, मोर देन फ्यू सेशंस भी हो सकता है,
उसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं सर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये सिचुएशंस, ये साइडवेज सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस भी ऑलमोस्ट साइडवेज सिचुएशंस है। मतलब अगर मार्केट फ्लैट रह गया, ठीक है, या फिर डाउन चला गया, नीचे जा गया, चला गया, अगर ऐसा होता है तो आप अपना पैसा खो बैठोगे सर एज ए कॉल ऑप्शंस बायर। तो ये कॉल ऑप्शंस बायर का एकदम बेसिक मुद्दा है कि कभी भी किसी को कॉल ऑप्शंस बाय करना है तो एक बेसिक क्राइटेरिया यही है कि क्या शेयर का दाम बढ़ता है। अगर बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शंस बाय करो, अदरवाइज कॉल ऑप्शंस बाय मत करो। जब श्योरिटी आएगा तभी करना चाहिए सर, इतना बेसिक बात है सर। हाँ, इतना ही बेसिक बात है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द मनी द बायर ऑफ कॉल ऑप्शंस वुड लूज। कितना पैसा लूज करेगा, मतलब कितना लॉस करेगा वो, द मनी द कॉल ऑप्शन प्रीमियम। पर। हाँ बोलो सर, एग्जैक्टली जो प्रीमियम वो जमा करेगा, इक्विवेलेंट टू द प्रीमियम दैट इज एग्रीमेंट फीस। इसको दूसरा और क्या बोल सकते हैं, एग्रीमेंट में आने का फीस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है, उसका जो फीस आप जमा कर रहे हो। द बायर पेज द सेलर और राइटर ऑफ कॉल ऑप्शंस। सर कहाँ पे करते हैं मैं बताता हूँ, लुक एट सर, ये आपके सामने टीसीएस का अप्रैल फ्यूचर है। मैं कोई भी एक रैंडम पिक करता हूँ क्योंकि करेंटली मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए, जस्ट मैं एक रैंडम पिक कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल आप टीसीएस का 2940, अच्छा 2940 नहीं, मैं 3219 चल रहा है तो मैं 3000 चूज कर रहा हूँ, या फिर 3000 अप्रैल 3100, हाँ मिल जाएगा, 3100 में चूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो देखो मुझे कितना करना पड़ेगा, 175 इंटू 144, ठीक है, मतलब एक लॉट में 175 शेयर होगा ऑप्शंस में, और आपका प्रीमियम वैल्यू रहेगा 144। ये जो बाय करेगा ना सर, वो सेलर को जमा करेगा, सेलर को जमा करेगा, ठीक है। तो 144.70 करके वो सेलर को जमा करेगा जितना लॉट रहेगा उस इस हिसाब से, ठीक है। बाकी इसका और भी चर्चा आगे आगे मैं करूंगा। बेसिकली पॉइंट इज दैट कि अगर आप बायर बनते हो, ठीक है, ऐसे फ्यूचर मार्केट में भी आप लोग देखोगे, ठीक है, तो आपको एक प्रीमियम जमा करना पड़ता है। फ्यूचर मार्केट में हम उसको एक मार्जिन मनी बोलते हैं, यहाँ पर भी वही है मार्जिन बेसिकली, बट यहाँ प्रीमियम में खेला जाता है, ठीक है। अब आप प्रीमियम जो जमा करोगे वही आपका एग्रीमेंट फीस माना जाएगा, और वही एग्रीमेंट फीस लॉस आपका हो सकता है अगर आपका डिसीजन जो है आपके अगेंस्ट में जाता है। मतलब आप कॉल ऑप्शन इसलिए बाय कर रहे थे क्योंकि अंडरलाइन का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट बढ़ेगा, ठीक जैसे टाटा मोटर्स ने आपने देखा। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मार्केट नहीं चला तो आप कॉल ऑप्शंस बायर बनोगे तो पैसा गवाओगे सर, कमाओगे नहीं। पैसा कमाना नहीं होगा, पैसा गवाना हो जाएगा। सर वी विल कीप द अबव 3 पॉइंट्स इन पर्सपेक्टिव। ये 3 पॉइंट दिमाग में रखिए प्लीज। हाँ, ये आपको बेसिक गाइडलाइंस देता है, और ये बेसिक गाइडलाइंस बहुत जरूरी है ताकि आप ग्रेटर एक्सटेंड में मैटर को समझ पाओ। अगर आपको ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट को समझना है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ दिमाग में रखना होगा, ठीक है सर। ये चीज मैंने लास्ट दिन भी बोला था, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला था, मैं फिर से एक बार बोलूं। अब एक बार एक काम करते हैं सर, बिल्डिंग ए केस फॉर कॉल ऑप्शंस, एक केस बनाते हैं ना। हाँ सर, एक केस बनाते हैं। केस से क्या होगा सर, केस बनाने से सुविधा ये है कि आपको ये हेल्प करेगा मार्केट को समझने में और ट्रेंड पैटर्न को समझने में। Sir, there are many situations in the market that warrants the purchase of a call options. Here is one that I just discovered. तो चलो ये एक पुराना चार्ट है, इसको आपको देखने से थोड़ा सुविधा होगा। वैसे तो ये टेक्निकल चार्ट है सर, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल चार्ट बहुत जरूरी होता है ट्रेडर के लिए, ठीक है। जैसे ये बजाज ऑटो का चार्ट है सर, इसीलिए मंगलवार वाला क्लास, ट्यूसडे वाला क्लास क्या है सर, ट्यूसडे वाला जो क्लास है वो बेसिकली टेक्निकल चार्ट समझने के लिए ही है, ठीक है। अभी तो हम लोग कैंडल बता रहे हैं, एक एक कैंडल पहचान रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे टारगेट फिक्स करना सीखेंगे। तो ये आप देख सकते हो दो लाइन है यहाँ, मूविंग एवरेज लाइन, देख रहे हैं सर, एक ग्रीन है और एक क्या बोलते हैं इसको, कौन सा कलर बोलते हैं इसको, इस कलर का नाम क्या है, पर्पल कलर। पर्पल पास कलर, पर्पल कलर, ठीक है। तो मूविंग एवरेज लाइन है, एक पर्पल कलर में है और एक ग्रीन कलर में है। तो बजाज ऑटो का शेयर प्राइस है। तो बजाज ऑटो का अगर आप ये दोनों मूविंग, अच्छा अभी तक मैंने टेक्निकल क्लास में मूविंग एवरेज नहीं सिखाया, ठीक है।
आना बाकी है सर, अभी भी मूविंग एवरेज सिखाना बाकी है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है जिनको एकदम कुछ नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अभी आपको फिलहाल अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन बाकी डिटेल्स चर्चा मूविंग एवरेज का यहाँ पर तो नहीं करेंगे। ऑब्वियस बात है, मैं टेक्निकल पे करूंगा बहुत जल्दी, कैंडल स्टिक्स खत्म हो जाएगा तो मूविंग एवरेज पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा कैंडल आया नहीं क्या, पूरा चार्ट आया नहीं जैसा लग रहा है। एक सेकंड में देखता हूँ। The stock is consideration is Bajaj Auto Limited. As you may know, they are one of the biggest manufacturer of two-wheelers in India. You know that, है ना? Bajaj Auto, Bajaj Pulsar, क्या-क्या सब गाड़ी का ब्रांड है। For various reasons, the stock has been beaten down in the market so much so that the stock is trading at its 52-week low price. मतलब ये I think पूरा चार्ट आया नहीं है। इस पॉइंट में अगर I think यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर I 52 वीक्स लो में मार्केट चल रहा था, बताता हूँ। I believe there could be an opportunity to initiate a trade here. Here are my thoughts. तो जब भी आपको लगता है कि कोई स्टॉक अपना ऑल टाइम लो में चल रहा है, अपना ऑल टाइम लो में 52 वीक्स लो में चल रहा है, और फिर आपको ये लगता है कि ये स्टॉक में दम है, वो मार्केट को फिर से ग्रोथ करेगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा, क्या क्या थॉट प्रोसेस काम करेगा, ट्रेडर के तौर पे आप सोचो सर। ठीक है, देखो सर, बात को ध्यान से समझना कि बजाज ऑटो में क्या क्या खेल देखा गया है। पहला बात, बजाज ऑटो इज ए क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक। तो पहला बात तो ये था कि बजाज ऑटो कोई अरे गहरे नथु गहरे नहीं है, मतलब कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो 2 दिन के लिए आया है। सर काफी दिनों से मार्केट में है और अपना गुडविल बना के रखा है, और मार्केट में एक वन ऑफ द टॉप क्वालिटी कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बजाज ऑटो इज ए क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक एंड देयर इज नो डिनाइंग दिस। पहला बात ये है, द स्टॉक हैज बीन बीटन डाउन सो हेवीली, काफी ज्यादा गिर गया है, मेक्स मी बिलीव दिस कुड बी द मार्केट्स ओवर रिएक्शन टू वोलेटिलिटी इन बजाज ऑटोज बिजनेस साइकिल। कई बार ऐसे होते हैं, मार्केट थोड़ा इमोशनल होके, मार्केट क्या होता है ना, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा किसी स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है बिकॉज बहुत ज्यादा सेल हो जाते हैं। आई एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू स्टॉप फॉलिंग समटाइम सून एंड इवेंचुअली राइज। अब ऐसा एक्सपेक्टेशन आना कुछ खराबी नहीं है कि ये जो बजाज ऑटो का शेयर है ये फिर से बढ़ेगा। ऐसा सिर्फ बजाज ऑटो में नहीं सर, आपको मैं कोई भी स्टॉक में ये कॉन्सेप्ट डेवलप करके दे सकता हूँ। आप थोड़ा सा बात को सुनिए, बजाज ऑटो का कहानी से आप कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स को समझ सकते हैं। मैं आपके सामने और भी एग्जाम्पल रखूंगा जो रिसेंट मार्केट में चल रहा है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक हिस्टोरिकल डेटा है जो मैं अभी आपको शो कर रहा था, ठीक है, ये जो डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ, बजाज ऑटो अपना ऑल टाइम लो में चल रहा है सर ना, ऑल टाइम लो में जा रहा है। तो जब एक स्टॉक इतना नीचे गिरा है, इतना नीचे गिरा है, और अपने ऑल टाइम 52, ऑल टाइम लो नहीं 52 वीक्स लो, मतलब लास्ट एक साल में सबसे लोएस्ट पॉइंट में अगर वो घूम रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है, और अगर है तो क्या वो फिर से जंप करेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट रिसेंटली रिलायंस के साथ हुआ, रिसेंटली मैं क्लास में डिस्कस भी किया। अगर आप लोग क्लास को गो थ्रू करते हो तो शायद आप ये बात सुनोगे कि रिसेंटली रिलायंस में ऐसा हुआ है, और रिलायंस में उसके बाद ग्रोथ भी देखने को मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ, लुक एट, अगर आप देखोगे ठीक से, देखो सर चार्ट को, ये चार्ट को देखो, अभी ये कैंडल समझ में नहीं आ रहा है, बट लुक एट हियर। अगर आप लास्ट एक साल से रिलायंस को ऑब्जर्व करते हो, लास्ट एक साल से ऑब्जर्व करो, 1 ईयर, ये देखो 2022, हेलो, ये देखो सर 2022 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ये देखो 2023, देख सकते हैं सर आप, हाँ 2022 में रिलायंस इस पॉइंट में था, रिलायंस ने फिर से इस पॉइंट में हिट किया रिसेंटली वापस, सेम टाइम पे हुआ, देखो ऑलमोस्ट फरवरी मार्च के मिडिल पे, इस पर थोड़ा मार्च और अप्रैल के बीच में हुआ है। लास्ट पर रिलायंस का लोएस्ट पॉइंट था, कितना पॉइंट में चल रहा था मैं आपको बताता हूँ, लुक एट सर, रिलायंस ऑलमोस्ट 2100-2200 के आसपास चल रहा था लास्ट ईयर मार्च में। रिलायंस इस बार फिर से सेम पॉइंट में आया, इवन उससे थोड़ा और कम आया, 2187, हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा,
ठीक है, सेम पॉइंट में आया इस बार अगेन। कब होगा सर? मार्च में ही हुआ। हाँ सर, मार्च में ही हुआ। देखो अगेन इन द मार्च। आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैं जो शो कर रहा हूँ? प्लीज टेल मी। मैं जो आप लोगों को शो कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मुझे इतना बताइए। हाँ सर। हाँ सर, ये हाँ कुछ सर, देखते हैं। ठीक है, ये जो हो रहा है ना मार्केट में, ये ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ाने से आप लोगों को देखने को मिलेगा सर कि रिलायंस बेसिकली 52 वीक्स लो में चल रहा था। और रिलायंस जैसे क्वालिटी, अच्छा रिलायंस की क्वालिटी में कोई डाउट है क्या? प्लीज टेल मी। रिलायंस जैसे कंपनी की क्वालिटी में कोई डाउट है? इसके पावर में कोई डाउट है? मतलब रिलायंस क्या कर सकता है इंडिया में और इवन थ्रू द वर्ल्ड, उसका बिजनेस पावर में कोई डाउट नहीं है सर। डाउट नहीं है, बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। जो कुछ भी करता है सोच समझ के करता है, काफी स्टेबल है, काफी स्टेबल बिजनेस है इसका। ठीक है, और कोई मतलब प्रोजेक्ट पे जिसमें पैसा लगाता भी है, स्पेशली मुकेश अंबानी के लीडरशिप में, कंपनी का स्टेबिलिटी को लेके भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं है। लेकिन फिर भी कंपनी का एक रिसेंट प्रॉब्लम रहा है कि कंपनी कोई ऐसा प्रॉफिटेबल ग्रोथ शो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कंपनी कोई प्रॉपर प्रॉफिटेबल ग्रोथ शो नहीं कर पा रहा था, और फॉरेन इन्वेस्टर रिलायंस के प्रति खूब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रिलायंस के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। इसलिए क्या हुआ, कुछ सेल प्रेशर देखने को मिला लास्ट 6 मंथ्स में। धीरे धीरे रिलायंस में एफआईआई का होल्डिंग गिरता गया, होल्डिंग गिरता गया, और उसके बाद रिलायंस देखो अपने 52 वीक्स लो में आया। और इवन इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपने सपोर्ट लेवल के एकदम नीचे छू गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं सपोर्ट लेवल, अगर ये लेवल था तो सपोर्ट के भी नीचे आ गया। ठीक है, सपोर्ट के भी नीचे आ गया है। सपोर्ट लेवल तो इसको बोला जा सकता है जो करंट लेवल में दिख रहा है लास्ट 1 साल का अगर बात करें तो उसके भी नीचे चला गया। तो उम्मीद एकदम आ सकता है सर कि रिलायंस वापस क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। ये उम्मीद कोई छोटा मोटा उम्मीद नहीं है सर। और इसमें हेल्प क्या किया था बोलो तो? ये कहानी नहीं है, इसमें कैंडल भी हेल्प करता है आपको बहुत ज्यादा। ट्रेडर को कैंडल बहुत हेल्प करता है। लुक एट सर, 52 वीक लो में पहले पहले भी कुछ आवाज दे रहा था, उसके बाद यहाँ पर आपको एक हरामी पैटर्न देखने को मिल गया। अगेन हरामी, अगेन हरामी। टाटा मोटर्स में भी हरामी मिला था, इसमें भी हरामी। देखो पैटर्न 1 एक बड़ा रेड कैंडल, पैटर्न 2 एक छोटा ग्रीन कैंडल, जैसे कि माँ के पेट में बच्चा। और उसके बाद ऑटोमेटिकली रिलायंस में ग्रोथ हुआ। ये जो मैं बात कर रहा हूँ लास्ट 1 हफ्ता का बात कर रहा हूँ, लास्ट 1 वीक और 2 वीक्स में मैक्सिमम। तो जिसको भी ट्रेड लेना है, कॉल ऑप्शंस बायर बनना है, वो बन सकता था या बना भी है। मुझे पता है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग किया है। मुझे कोई कोई बताया सर हमने रिलायंस में किया, और भाई भी ट्रेड कराते हैं लोगों को। ठीक है, तो उसने भी गाइड किया। कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो अभी एकदम पक्का ट्रेडर बन गए हैं सर, और काफी अच्छा खासा बिजनेस के साथ साथ ट्रेडिंग में काफी एक्टिव है। तुम लोगों ने भी ट्रेड लिया और पैसा कमाया। ठीक है, ऐसा एक एयरटेल में भी कमाया बहुत रिसेंटली, एक आपका इसमें कमाया, एक आपका टाटा मोटर्स में कमाया, रिसेंटली हुआ है सब कुछ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रॉपर मौका दिखे, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अच्छा, मैंने अभी मूविंग एवरेज वगैरह में ज्यादा बात नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी भी टेक्निकल क्लास में ये सब डिस्कस करना बाकी है सर। ठीक है सर, ठीक है। इसको क्रॉस कैसे करेंगे, ये ऑप्शन नहीं मिलता मुझे। यहाँ पर है। अच्छा चलिए, तो मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कैंडल स्टिक्स भी आपके साथ हो, चार्ट पैटर्न आपके साथ हो, और फंडामेंटल कुछ रीजंस भी आपके साथ हो, तो एकदम कॉल ऑप्शंस बायर बन जाओ। जस्ट लाइक ए बजाज ऑटो, जस्ट लाइक ए रिलायंस, जस्ट लाइक ए टाटा मोटर्स। रिसेंट मौका जो मैं आपको, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों का भी अपना ऑब्जर्वेशन होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ है। आप लोग भी मार्केट में हो, आप भी ऑब्जर्व करोगे, मे भी मेरे से बेहतर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लो, और करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप मार्केट में और समय दीजिए और बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। मार्केट आपको मौका हर बार देगा, जिंदगी भर देगा। बस मार्केट में टिके रहना है, मार्केट में टिके रहना है। आप अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, टेक्निकल का मेन पैरामीटर को भूलना नहीं। सो प्लीज एक बार मैं फिर से बताता हूँ,
चाहे बजाज ऑटो हो या रिलायंस, क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक है, देयर इज नो डिनाइंग। द स्टॉक हैज बीन बीटन डाउन सो हेवीली, काफी ज्यादा नीचे आ गया था ड्यू टू एनी वोलेटिलिटी रीजंस और इंटरनेशनल मार्केट प्रेशर, एनीथिंग हो सकता है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट वापस फिर से मूव ऑन करेगा। However, I do not want to buy this stock for delivery. I am worried about a further decline of this stock. तो हम इसको डिलीवरी नहीं करना चाहते, मतलब इंट्राडे करेंगे। डिलीवरी का मतलब ये होता है सर कि आज खरीद के कभी और बेचना, और एक होता है इंट्राडे करना। इंट्राडे मतलब आज खरीद के आज ही बेच देना। तो आप सोच सकते हैं, एक्सटेंडिंग द अबव पॉइंट, द वरी ऑफ M2M losses prevent me from buying Bajaj Auto's future as well. At the same time, I don't want to miss an opportunity to sharp reversal in the stock price. To sum up, I'm optimistic of the Bajaj stock price auto, but I am kind of uncertain about the immediate outlook on the stock. The uncertainty is mainly due to the fact that my losses in short term, ठीक है, या ये जो आउटलुक है ना किसी स्टॉक के प्रति, ठीक है, जैसे ये बजाज ऑटो में आउटलुक क्या बना था कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट फिर भी मुझे थोड़ा डाउट है कि शॉर्ट टर्म लॉसेस हो सकता है। Short term losses may be there in short term could be intense if the weakness of the stock persists. अगर मार्केट में बजाज ऑटो का वीकनेस रह जाता है तो शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काम नहीं करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ, the probability of loss is low but nevertheless the probability still exists. Probability of loss है, मेरे दिमाग में probability of loss है, but probability of loss थोड़ा हल्का लो है, but nevertheless the probability still exists. So what should I do? अब इस डिलेमा में क्या करें? डिलेमा समझते हो ना, खरीदे कि ना, खरीदे कि ना, मतलब yes or no. So if you realize in a similar dilemma, जैसे अजय था, याद करें सर अजय को, अजय भी सोच रहा था रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, डिलेमा। The circumstances such as this, एक सेकेंड, तो एग्जैक्टली डिलेमा जैसे अजय फील कर रहा था, इसका प्रॉब्लम हो गया सर। सर आप लोग समझ पा रहे हो ना कि कैसे डिलेमा में आ गए? हेलो, फिर सवाल बुझते 25 की 25। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, जब आप डिलेमा में रहोगे, ठीक जैसे अजय रोड बनने का कि नहीं बनेगा, जमीन का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डिलेमा में पूरा है ना, अजय वेन्यू एग्जाम्पल में सिमिलर प्रॉब्लम आ, यहाँ पर आप बजाज ऑटो में आ गए, या फिर आप रिलायंस में भी शायद थोड़ा सा डिलेमा में हो। ठीक है, मतलब रिलायंस में क्या 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 प्रॉब्लम फील हो रहा था, ठीक है, जैसे मुझे भी ये प्रॉब्लम फील हो रहा था कि ठीक है रिलायंस ऑल टाइम लो में जा रहा है, बट फिर भी मुझे थोड़ा लग रहा था कि क्या पता हो सकता है कि रिलायंस, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप बना ना, ये जो स्पिनिंग टॉप बना था ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया था। क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है? क्योंकि स्पिनिंग टॉप इनडिसीजन क्रिएट करता है। इनडिसीजन मतलब ना तो बुलिश कंट्रोल ना ही बियर कंट्रोल, मतलब जो लोग सेल कर रहा है वो भी सेल ज्यादा नहीं कर रहा है, और जो बाई कर रहा है वो भी ज्यादा बाई नहीं कर रहा है। तो जब ऐसा बायर और मतलब बायर और सेलर के बीच में टू मच कंपटीशन, बुलिश भी नहीं जीत रहा है, बियर भी नहीं जीत रहा है, ऐसी सिचुएशंस पे दिक्कत बढ़ जाता है। तो ये मार्केट में इंडिसीजन क्रिएट करता है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो ये कंफ्यूजन में एज ए ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए, चाहे बजाज ऑटो का शेयर हो, चाहे रिलायंस का शेयर हो, या कोई भी शेयर, ध्यान से समझिए। The circumstances such as this builds up for a classic case of option trade. ऐसे सिचुएशंस में ऑप्शन ट्रेड का क्लासिक एग्जांपल क्रिएट हो सकता है। ऐसा है क्या? चलो देखते हैं कि क्या बन सकता है। ध्यान से सुनना सर, ऑप्शन चेन में जा रहे हैं धीरे धीरे, आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, प्लीज आप फोकस करिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय डिलेमा, ये जो बजाज ऑटो के केस में कि बजाज ऑटो और नीचे जाएगा फिर रिवर्स करेगा, तो क्या मुझे बाई करना चाहिए, क्या मुझे ट्रेड लेना चाहिए? तो इसी में फोकस करते हैं क्लासिक ऑप्शन ट्रेड के केस में। Clearly, buying a call options on Bajaj Auto makes a sense for reason I will explain shortly. There is a snapshot of Bajaj Auto's options. ये पुराना डेटा है, ये जो डेटा आपके सामने अभी मैं शो कर रहा हूँ इट्स ओल्ड डेटा, बट कोई बात नहीं, चाहे डेटा ओल्ड हो चाहे डेटा न्यू हो, आपको बात समझना चाहिए। तो लुक एट सर, अगर आप न्यू डेटा देखना चाहोगे तो मैं न्यू डेटा भी दिखा दूंगा, बट प्लीज आप ऑप्शन चेन को देखो और इसको सीखो कि क्या बताना चाहता है। सर बजाज ऑटो के ऑप्शंस में ट्रेड लेना है, अंडरलाइन का नाम क्या होगा?
अगर मैं 2050 ऑप्शंस को स्ट्राइक को चूज करता हूं तो दिस इज माय ऑप्शन स्ट्राइक, ठीक है। बजाज ऑटो कॉल ऑप्शंस, ठीक है। लुक एट सर, बजाज ऑटो सीई, दाम क्या है 2050 का, 2050 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस है जो मुझे यहाँ पर रेड करके दिखाया गया है। अगर मैं इसको चूज करूंगा, मेरा अंडरलाइन क्या रहेगा, मेरा अंडरलाइन जो मतलब जो नॉर्मल मार्केट में, कैश मार्केट में या प्रेजेंट मार्केट में बजाज ऑटो जिस दाम पे चलता है, तो बजाज ऑटो, ये पुराना डेटा है सर, नॉट करेंट डेटा, दिस इज द हिस्टोरिकल डेटा, ओके, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। सेम कॉन्सेप्ट आपको मैं लाइव मार्केट में दूसरे एग्जांपल में भी शो करता हूँ, बट पहले आप किताबी एग्जांपल देख लो जो हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था, बजाज ऑटो चल रहा था मार्केट में 2026 में अंडरलाइन स्टॉक, मतलब जिसके ऊपर डिपेंड करके बजाज का कॉल ऑप्शंस खरीदना है कि नहीं खरीदना है, चूज करना है। नाउ बजाज ऑटो मार्केट में चल रहा है 2026 में और मुझे कॉल ऑप्शन चूज करना था 2050 में। नाउ पॉइंट इज दैट से 2050 में अगर मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूं तो मेरा क्या होगा कालिया, मेरा क्या होगा कालिया, बात समझ रहे। अरे डायलॉग है ना हिंदी मूवी में, अब तेरा क्या होगा कालिया, वही बात है सर। अगर आप 2050 चूज करते हो तो तेरा क्या होगा कालिया, तो यही समझना है अभी, ठीक है। 2050 स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम देना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। अब क्या प्रीमियम है, क्या केस है, चलो आगे देखते। इसी का नाम है सर इक्विटी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि करंट को देख के फ्यूचर को चूज करना होता है, जो है नहीं उसको डिराइव करना पड़ता है क्या, एक्चुअल में है ये, क्या नहीं है, नहीं है ये सब नहीं है, तो आप इसको डिराइव कर रहे हो। दैट इज व्हाई द नेम इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स, ठीक है। डिराइव करते हैं इसीलिए नाम है डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा डेरिवेटिव नाम, डेरिवेटिव नाम इसीलिए आया जो है नहीं उसको फाइंड करता है। समझ गए सर, समझ गए, आगे बढ़िए। तो एज वी कैन सी द स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 2026, मतलब नॉर्मल करंट मार्केट में बजाज ऑटो चल रहा था, हिस्टोरिकल डेटा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ चल रहा था, 2026 में चल रहा था। I will choose to buy 2050 strike call options by paying a premium of 6.35। अगर मुझे बजाज ऑटो बाई करना है, कॉल ऑप्शंस बाई करना है, क्या बाई करना है सर, कॉल ऑप्शंस बाई करना है। इफ आई वांट टू बाई कॉल ऑप्शंस अब बजाज ऑटो, स्ट्राइक क्या है 2050, सर कुछ भी चूज कर सकते थे क्या, यस सर मैं कुछ भी चूज कर सकता था, लेकिन उसका इंपैक्ट अलग अलग होता। 2050 के जगह मैं 2100 भी चूज कर सकता था, 2100 वी कैन चूज, 2150, 2200, 2250, मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। बट पॉइंट टू बी नोटेड, आप जो भी अलग स्ट्राइक चूज करोगे, हर स्ट्राइक का इंपैक्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट अलग अलग होगा। ऐसा क्यों, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा वेट करिए, समझने के लिए थोड़ा वेट करिए। सर अगर आप 2050 स्ट्राइक प्राइस को चूज करना चाहते हो, आपको प्रीमियम कितना भरना है पर, मतलब बेसिकली लॉट में होता है, बेसिकली लॉट में होता है, तो जितना लॉट साइज उस टाइम पे था उसके ऊपर बेस करके 6 टका 35 पैसा आपका प्रीमियम, जिसको भी यहाँ पर रेड बॉक्स में हाईलाइट किया गया था दिस मंथ। इसको मैं आपको आज की रेट में भी ऑप्शन चेंज में शो कर सकता हूँ, आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसको समझो। You may be wondering on what basis I choose 205। मार्केट चल रहा है 2026 पे, मैं स्ट्राइक चूज कर लिया 2050 में, मेरा इसको चूज करने का बेस क्या है, दैट इज द बिग क्वेश्चन, दैट इज द बिग क्वेश्चन कि सर 2050 स्ट्राइक क्यों चूज किया आपने, बाकी दूसरा ऑप्शन चूज करते तो क्या होता। यस सर, ऐसा होता तो कैसा होता, वही तो बोलना है। तो व्हेन इनफैक्ट देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल, जहां पर मार्केट में इतना सारा स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल, वेल द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इज अ वास्ट टॉपिक ऑन इट्स ओन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल जस्ट फोकस ऑन 2015 कि ये राइट स्ट्राइक है कि नहीं है, इस पे फोकस करें। सर स्ट्राइक चूज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी का पार्ट है। आप लोगों को मैं एक नोट भी शेयर किया होगा, आप देखेंगे, इवन आप NISM के सीरीज के अंदर भी देखेंगे कि वहां पर अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, तो कौन से स्ट्रैटेजी पे कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए, ये सारा चीज डिपेंड करता है।
लेकिन मैं अभी इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा सर। मैं आपको बस इतना फोकस करवाना चाहता कि 2050 अगर आपका स्ट्राइक है तो आपका क्या होगा, बाकी चर्चा आगे आगे करेंगे। मान के चलते हैं कि आपने इंट्रिंसिक मतलब पर्टिकुलर कॉल ऑप्शंस को बाय करने के लिए सोचा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन अपॉन एक्सपायरी। सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, आईवी बोलते हैं सर। ऐसे तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और ओल्ड वैल्यू भी बोला जाता है कई बार, ठीक है। तो एक्चुअल या ओल्ड वैल्यू। So what happens to the call options now considering the expiry is 15 days away? ध्यान से बात को सुनना। अगर मानो कि आपका कॉल ऑप्शंस एक्सपायर करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करता है। आज आप चूज करते हो तो 15 दिन बाद ये एक्सपायर करेगा। कॉल ऑप्शंस एक्सपायर करेगा कब सर? 15 डेज लेटर, 15 दिन बाद। तो 15 डेज लेटर अगर आप चूज करते हो एक्सपायरी डेट, ठीक है। Broadly speaking, there are three possible scenarios which I suppose you are familiar with. Scenario one, the stock price grows above the strike price. बहुत सिंपल है। आप जो स्ट्राइक चूज किया, आपका स्ट्राइक है 2050, क्या होगा? स्ट्राइक से अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगा से 2008, ऐसा भी हो तो सकता 30 है। টাকা করে यस, प्रॉफिट देखते কল ही सुमित। हाँ यस सुमित, प्रॉफिट तूने देख लिया, आप खुश हो गया ना? ठीक है। सिनेरियो टू, प्राइस गोस बिलो द स्ट्राइक प्राइस। 2050 आपका स्ट्राइक है, ठीक है, और ये नीचे गिर के 2030 में आ गया, या फिर प्राइस এটা स्टेज एट এটা লং 2050। তো তাহলে 2050 থাকলে স্ট্রাইক থাকলে 2030, তার মানে 20 টাকা করে লং কলে লস হয়ে গেছে, আর এটা শর্ট করলে 20 টাকা করে প্রফিট হয়ে যাবে। ठीक है, अभी शॉर्ट नहीं करना है, अभी सिर्फ बाई करना है। चुप रहे, शॉर्ट नहीं करना है, अभी अभी सिर्फ बाई करना है, रुक जाओ। सब एक साथ नहीं करना है बात। স্যার লসটা তো 6 টাকা 35 পয়সাতেই থাকবে, নন নেগেটিভ ভ্যালু তো। यस सर, ठीक है। यस सर, मैं आता हूँ। नाउ तीन सिनेरियो आपके सामने है। स्ट्राइक आपने चूज किया 2050, 2050 स्ट्राइक चूज करने के बाद आपका स्टॉक प्राइस 2080 भी जा सकता है, 2080 भी जा सकता है, 2030 भी जा सकता है एंड 2050 में भी स्टे कर सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं आपको बार बार शो कर रहा हूँ। The above three scenarios are very similar to ones we had looked in the chapter 1। स्टार्टिंग में देखा था अजय वेरू के केस में, जमीन का दाम 5 लाख में ही रह जाएगा, जमीन का दाम 3 लाख हो जाएगा, या फिर जमीन का दाम 10 लाख हो जाएगा। अजय जब बायर बन रहा था जमीन का, अजय जब वेन्यू से लैंड को बाय कर रहा था, अजय के सामने तीन तीन सिनेरियो अवेलेबल। या तो लैंड प्राइस बढ़ के 10 लाख हो जाए, या तो लैंड का प्राइस, रोड ना बनेगा, अगर रोड नहीं बनता है तो 5 लाख में ही रह जाए, या फिर रोड अगर नहीं बनता है तो जमीन का दाम फिर से गिर के 3 लाख में चला जाए, और अगर रोड बन जाए तो जमीन का दाम 10 लाख हो जाए, और अजय उसके लिए 1 लाख का प्रीमियम भरा। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, ठीक है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि ज्यादा पुराना बात तो है नहीं। नाउ लुक एट सर, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्टॉक में देखना। You will agree there are only three broad scenarios under which the price movement of Bajaj Auto can be classified upon expiry. That is, मतलब एक्सरसाइज करना है तो एक्सपायरी तक जा रहे हैं। सर प्रीमियम पे क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। The price either increase, decrease or stays flat. But what about the all the different prices is in between? What about all the different price in between? For example, if as per scenario 1, the price is considered to be at 2018, which is above the strike of 2050. What about other strike like 2055, 2060, 2065, 2070? ऐसा भी तो हो सकता है सर, हो सकता है, but can we generalize anything here with respect to the profit and loss? सर हम लोग 2055 भी देख सकते हैं, 2060 को भी देख सकते हैं, 2065 को भी देख सकते हैं, 2070 में भी मार्केट जा सकता है बजाज ऑटो का दाम। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा जनरलाइज किए हैं करेंटली, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक किए हैं 2080 बोल के फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। In scenario 2, the price is considered to be at 2030, which is below the strike 2050, 2050 से कम है 2030। लेकिन what about other strike like 2045, 2040, 2035? हम लोग इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैंने 2030 बोला तो 2030 ही चूज करना चाहिए, आप अपने अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु what would happen to the PL at various possible price of spot? वेरियस पॉसिबल प्राइस ऑफ स्पॉट अपॉन एक्सपायरी, मतलब जब एक्सपायर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा?
I would like to call these points as the possible values of spot on expiry and short of generalize the PL understanding of the call options. समझाता हूँ sir. In order to do this, I would like to first talk about in part and not the full concept. Yes sir, क्योंकि पूरा concept अभी समझ में नहीं आएगा. The idea of intrinsic value of options upon expiry. Now, what is the intrinsic value of the option upon expiry? Very important point sir. Intrinsic value समझ पाना. ध्यान से सुनना, आपको बता दूं. Intrinsic value of options upon expiry, especially a call options for now. Specifically, a call options for now is defined as the non-negative value. Intrinsic value upon expiry जो होता है ना सर, अगर वो call options है तो उसके लिए वो non-negative value होता है. सर कैसे non-negative? Which the option buyer is entitled to if he were to exercise the call options. In simple words, ask yourself how much money you would receive upon expiry. If the call options you would hold is profitable, mathematically it is defined as. चलो देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखना सर. इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगा सर? इंट्रिंसिक वैल्यू ट्रेडिंग में एक तरह का होता है, फंडामेंटल में एक तरह का होता है. ये हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रिंसिक वैल्यू हर जगह में सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट में डेवलप किया जाता है. नो सर, जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस का क्लास करोगे, ठीक है, फाइनेंस का, वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन अलग तरीके से किया जाता है, उसका अप्रोच अलग है. ठीक है, अकाउंटेंसी में भी जो लोग आप लोग CA का क्लास करते हो मैम के पास, आप देखोगे कभी अगर कंपनी का गुडविल इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट किया जा रहा है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है. ठीक है, तो बेसिकली इंट्रिंसिक का मतलब होता है एक्चुअल या ओल्ड. बट करेंटली फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब देखो. ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ इसको. स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. सर माने बहुत सिंपल माने, खूब सोचा. If Bajaj Auto on the day of expiry is trading as 2068, जिस दिन एक्सपायर हुआ उस दिन अगर बजाज ऑटो 2068 में ट्रेड करता इन दी स्पॉट मार्केट मतलब कैश मार्केट, मतलब जो करेंट मार्केट है, कोई ऑप्शन या फ्यूचर मार्केट नहीं. ठीक है, इफ द बजाज ऑटो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ट्रेडिंग एट 2068 एंड आपने 2050 का कॉल ऑप्शंस लिया था, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा सर? फॉर्मूला क्या बता रहा है? स्पॉट से स्ट्राइक को ले सकते. तो स्पॉट है 2068 और स्ट्राइक आपने चूज किया था 2015, तो आपका इंट्रिंसिक क्या हो जाएगा? 80. आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा 80. सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू 18 होगा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इस 18 का मतलब क्या है? इससे क्या काम होगा सर? वेट सर बताते हैं. अच्छा, बजाज ऑटो ट्रेडिंग करता अगर 2025 में 2025 में अगर ट्रेड करता एक्सपायरी डे में, एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता सर? 2025 माइनस 2050. तो सर -25 हो रहा है, -25 हो रहा है. पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड सर. बट यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये नॉन नेगेटिव होता है, ये नॉन नेगेटिव होता है कॉल ऑप्शंस के केस में. ठीक है, बात समझे सर? रिमेंबर, IV of an options, intrinsic value of an options is a non-negative number irrespective of call or put. Irrespective of call or put is a non-negative number. Hence we leave the intrinsic value at 2025 0. Negative नहीं होगा. Intrinsic value को 0 नहीं मान सकते. Intrinsic value को 0 नहीं मान सकते, negative नहीं मान सकते, इसको 0 मानेंगे. Now our objective is to keep the idea of intrinsic value of the option in perspective and to identify how much money I will make at every possible expiry value of Bajaj Auto, and in the process make some generalizations on the call options and buyers. सर बहुत वाइटल पॉइंट में जा रहे हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल कंडीशंस को, लॉस कंडीशंस को समझने का कोशिश करें. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको अब भी समझ में आ जाएगा. इतना देर से आपने जो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, ऐसा लग रहा है कि माथा दर्द कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बोलता हूं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, अब बाकी पॉइंट में पूरा क्लैरिटी आएगा. कीपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन एट बैक ऑफ आवर माइंड, दिमाग में जस्ट रखो कि इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको 0 मानेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉल और पुट.
Let us work towards building a trade table which would help us identify how much money as a buyer of Bajaj Auto 2050 call option, जैसे कि हम लोगों ने चूज किया था, make under the various possible spot value changes of Bajaj Auto. स्पॉट मार्केट में बजाज ऑटो अलग अलग दाम पे एक्सपायर कर सकता है, इसके बेसिस में आपको कितना पैसा बनाने का मौका मिलेगा. टू रिमेंबर, आपने प्रीमियम पे किया था 6 टका 35 पैसा. Irrespective of how the spot value changes, the fact that मैंने 6 टका 35 पैसा, मैंने 6 टका 35 पैसा, 6 रुपीज 35 पैसा ये मैंने पे कर दिया था कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए. ये चेंज नहीं है, ये अनचेंज्ड है. दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट. ये एग्रीमेंट वैल्यू भी है दैट आई हैव इनकर्ड इन ऑर्डर टू बाय 2050 कॉल ऑप्शंस. 2050 कॉल ऑप्शंस को बाय करने के लिए इतना खर्चा तो करना पड़ेगा. आपने लाइव मार्केट में भी देखा, अभी टीसीएस का मैं कर रहा था, आपको एक पर्टिकुलर प्रीमियम वैल्यू जमा करना पड़ता है. आप निफ्टी खरीदो, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक खरीदो, आपको एक प्रीमियम वैल्यू देना पड़ेगा. ये हिस्टोरिकल फिगर था जब 2050 का बजाज ऑटो चल रहा था स्ट्राइक, तब 6 टका 35 पैसा प्रीमियम चल रहा था. बाकी मिनट बाय मिनट प्रीमियम चेंज होता है, इसके पीछे आगे का कॉन्सेप्ट में बात करेंगे. प्लीज नोट, यहाँ पर एक चीज समझिएगा सर, नेगेटिव साइन बिफोर द प्रीमियम पेड रिप्रेजेंट ए कैश आउटफ्लो फ्रॉम माय ट्रेडिंग अकाउंट. अगर किसी पर्टिकुलर प्रीमियम के पीछे माइनस साइन दिखेगा, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो माइनस का मतलब ये है कि हमारे पॉकेट से पैसा गया. ठीक है, ये माइनस का मतलब है प्रीमियम पेड. हाँ सर, कैश आउटफ्लो हुआ है, मतलब मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट से कैश का आउटफ्लो हुआ है, मतलब पैसा गया है, आया नहीं, इनफ्लो नहीं हुआ. पॉइंट टू बी नोटेड. अगेन, अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पॉट. सर हम लोगों ने स्ट्राइक चूज किया था 2050, ऑप्शन चेन से ही हमने देखा था 2050 हमारा बजाज ऑटो का स्ट्राइक. अब अलग अलग क्या स्पॉट वैल्यू हो सकता है. देखो सर, आप कॉल ऑप्शंस बायर बने थे, तो ऑब्वियस बात है, एक बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका एक ही कॉन्सेप्ट था कि बजाज ऑटो का प्राइस 2050 से ऊपर जाए, यही आपके लिए बेहतर. अगर 2050 के ऊपर रहता है आप गेन करोगे, 2050 के नीचे आएगा या 2050 में आएगा आप लॉस. मैक्सिमम कितना लॉस खाओगे, ऑब्वियस बात है प्रीमियम लॉस खाओगे. सर कैलकुलेशन कैसा देखने में होगा, देख लो, टेबल आपके आंखों के सामने. दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट. 2056 তো बोल 2056 তো তুমি 35 এর উপরে দাও তো প্রফিট হবে. হ্যাঁ, মানে ব্রেক ইভেন বলছিস তো? হ্যাঁ, মানে তার উপর তো প্রিমিয়ামটা দিয়ে রেখেছি আমি, তাহলে তো সেটা প্রফিটটা তো 2056 এর পরে তবে তো হবে. यस यस, यू आर राइट. प्रीमियम वैल्यू पे बात नहीं, सर ब्रेक इवन पे बात नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, बट आगे आगे बोलता हूँ. ओके ओके. सर स्पॉट प्राइस मेरा स्ट्राइक कितना था 2050. अब स्पॉट प्राइस में स्पॉट प्राइस कितने दाम पे क्लोज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट माइनस स्ट्राइक. ना याद रखिएगा, स्पेशली जो लोग एग्जाम के लिए बैठोगे, आप में से आई थिंक सभी लोग ही एग्जाम दोगे, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम. ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम में जरूरी होता है सर. अच्छा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पॉट कितना हो गया 1990. प्रीमियम पेड कितना है आपका 6 टका 35 पैसा. इंट्रिंसिक वैल्यू 1990 माइनस 2050, नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए 0. तो पीएल क्या हो जाएगा सर, पीएल हो जाएगा 0, और इधर आपका प्रीमियम है 6 टका 35, तो 0 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है 0 और प्रीमियम है 6.35 पैसा. तो ओवरऑल आपने कितना गवाया, हाउ मच यू लॉस, हाउ मच यू लूज सर, 6 टका 35 पैसा. सर ये तो होना ही था, अरे ये तो होना ही था, क्योंकि आपने 2050 स्ट्राइक किया था बाय ना, अपनी कॉल ऑप्शंस बायर बना था सर, और कॉल ऑप्शंस बायर होने के नाते आपका एक ही मकसद था कि आपका स्ट्राइक से ज्यादा रहे एक्सपायरी तक, आपके स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा रहे स्पॉट मार्केट एक्सपायरी तक. अगर मार्केट 1990 में क्लोज होता है आप लॉस खाओगे, 2000 में क्लोज होगा एक्सपायरी पे तो भी लॉस खाओगे, 2010 में क्लोज होगा एक्सपायरी पे तो भी लॉस खाओगे, 2020 में भी आप लॉस, ये सभी केसेस में आप लॉस खाओगे सर.
लेकिन मैक्सिमम लॉस वही 6 टका 35 पैसा। ठीक है, तो लॉस एक सुविधा है सर कि लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपका लॉस कितना होगा ये आपके कंट्रोल में है एज ए कॉल ऑप्शन बायर। ठीक जैसे अजय को भी पता था उसका लॉस कितना हो रहा था 1 लाख, है ना, जो अजय ने भेनू को जमा किया था। अगर रोड बनेगा तो ठीक है, अगर रोड नहीं बनता तो 1 लाख लॉस खाने के लिए रेडी होना पड़ा। 2040 में भी 6 टका 35 पैसा। अच्छा, अगर मार्केट 2050 में क्लोज होता है एक्सपायरी में, स्ट्राइक मैंने चूज किया मानो आज, ध्यान से समझना सर, मैंने स्ट्राइक 2050 बजाज ऑटो का चूज किया आज है 12 अप्रैल। 15 डेज लेटर मार्केट करेगा एक्सपायर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सपायर। एक्सपायरी डेट पे स्पॉट मार्केट कितने में क्लोज होता है इस पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिटेबल करोगे कि लॉस करोगे। तो अगर 2050 में स्पॉट क्लोज करता है एक्सपायरी डेट पे 15 डेज लेटर और 1 मंथ लेटर और 7 डेज लेटर और 2 डेज लेटर, जो भी आपका मतलब सिचुएशन है, आप कितना लॉस खा जाओगे 2050 माइनस 2050। इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0, आईवी इज 0। प्रीमियम कितना पे किया आपने 6 टका 35 पैसा, तो 6 टका 35, तो 2050 में भी लॉस ही है। सर प्रॉफिट कब होगा? सर 2060 में प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2060 में अगर 15 डेज बाद मार्केट एक्सपायर करता है स्पॉट मार्केट में, 2060 आपका स्पॉट है, 2050 आपका स्ट्राइक है जिसको आपने चूज किया था। तो 10 और इधर 6 टका 35 आपका प्रीमियम आपने ऑलरेडी पे कर दिया। ये आपका पेड है सर, ये आउटफ्लो है और ये आपका इनफ्लो है। तो 3 टका 65 पैसा आपको मिलेगा। 3 टका 65 पैसा। अब जितना का लॉट रहेगा, अगर एक लॉट में 250 शेयर है उसके हिसाब से, 2 लॉट लोगे तो उसके हिसाब से, 3 लॉट लोगे तो उसके हिसाब से, जैसा आपका लॉट में बोलेगा। आप लोग देखते होंगे, मैंने पहले भी दिखाया, किसी में 175 लॉट होता है, किसी में 50 का लॉट होता है, किसी में 25 का लॉट होता है। मार्केट अलग अलग ऑफर, लेकिन आप प्रॉफिटेबल सिनारियो को देखो। 3 टका मतलब 3 टका एक का है सर, जिसमें जितना शेयर होगा उसके साथ इंप्रूव हो जाएगा। 2070 में क्लोज करेगा तो 13 रुपीज प्रॉफिट करो, क्योंकि इसमें आपका 20 का इंट्रिंसिक वैल्यू और 6 टका 35 का लॉस। इस तरह से जितना मार्केट ऊपर जाएगा 2060, 2070, 2080, 2090, जितना आगे जाएगा मार्केट उतने का प्रॉफिट करोगे आप, करते ही जाओगे। इवन अगर 2100 भी मार्केट क्लोज होता है 15 दिन में, तो 43.65 के आप प्रॉफिट करोगे प्रीमियम अमाउंट को माइनस करने के बाद। और जो ब्रेक इवन का बात यूज कर रहा था, मोस्ट प्रॉब्ली अगर मार्केट 2056 में क्लोज होता है, 2056 और 2057 में क्लोज होता है, ठीक है, 2056 में क्लोज होता है, तो 56 में क्या होगा? अगर आपका स्पॉट हो जाएगा 2056 और आपका 56.35 पॉइंट में तो होता नहीं है मार्केट में ठीक है, पॉइंट में तो मार्केट में होता नहीं है सर, इसीलिए मैं आपको पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो 2056 माइनस 2050, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? इंट्रिंसिक हो जाएगा 6 और आपने प्रीमियम भरा है 6 टका 35, ठीक है। तो एक्चुअली आपने 35 पैसा गेन करेंगे और 35 पैसा लॉस होगा, 35 पैसे, जो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा सर। मतलब बेसिकली दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब नो प्रॉफिट। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना लगाया था उतना आ गया सर, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं राउंड में चेक कर रहा था, पॉइंट को मैं इग्नोर किया था। नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर मार्केट एक्सपायरी में 2056 में क्लोज तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब बेसिक बात है, स्ट्राइक चूज करने के बाद आपको वेट करना है कि अच्छा कि मार्केट किधर क्लोज होता है एक्सपायरी। तो इसको अगर थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिकली दिखाने का कोशिश करूँ, जैसे मैं आपको रिलायंस का बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिलायंस मार्केट में 28 मार्च को क्लोज हुआ था, 27, ठीक है, 27 को क्लोज हुआ था हरामी पैटर्न बन के 2237 पे। वी ऑल आर श्योर अबाउट रिलायंस, ठीक है, कि रिलायंस आगे ग्रो करेगा। मेरे पास अभी भी 1 हफ्ता टाइम है एक्सपायरी को, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
7 डेज एक्सपायरी में मेरे पास है और मैं बहुत श्योर हूँ कि रिलायंस का ग्रोथ मिलेगा बिकॉज ये ऑल टाइम लो में था और मुझे पक्का भरोसा है कि रिलायंस ग्रो करेगा। तो स्पॉट मार्केट में तब चल रहा था 2 कितना था अभी अभी बताया 2238, ठीक है, मैं अप्रोक्स ले लिया 2238, ठीक है, ये स्पॉट चल रहा था, ठीक है, स्पॉट चल रहा। तो आपको मोटा मोटी अगर स्ट्राइक चूज करना था आप स्पॉट के आसपास चूज करो, है ना, आप स्पॉट के आसपास चूज करो। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा बहुत सारा एग्जांपल रेडी हो सकता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप इसी के आसपास मतलब 2230 ऐसा कोई भी स्ट्राइक आप चूज करो। ये स्ट्राइक चूज Hello? करने के बाद, हाँ बोलो। এই যে তুমি যে স্ট্রাইকটা বলছো এটা তো এটিএম জোনে চলে যাচ্ছে, এটিএম মানে তো মানি ফ্লোটা তো মানে ভালোই রয়েছে, তো हाँ, অটোমেটিক্যালি এটা হিট করে। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2230 तो तुम क्यों चूज कर रहे हो ऐसा स्ट्राइक? बिकॉज यू आर श्योर अबाउट द ग्रोथ ऑफ रिलायंस, ठीक है। तुमने ऐसा स्ट्राइक क्यों चूज करोगे जो वेरी क्लोज टू करंट मार्केट है? बिकॉज ये हिट करने का चांसेस हाई है, ठीक है। तो अब आप क्योंकि श्योर हो तो आप चूज करके आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट करो और फिर जैसे ही एक्सपायरी सिचुएशंस आएगा आप एक्सरसाइज कर दो, जैसे यहाँ पर हुआ है सर 2343, मतलब 2230 और इधर हो गया 2343, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका 100 कितना कितने का डिफरेंस हुआ सर प्रॉफिट का? 2343 2230, अब हिसाब लगा लो सर कत হয়েছে রে 100 113 113, ठीक है। अब इसमें प्रीमियम कितना देना पड़ा, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। रिलायंस कहाँ है? रिलायंस ये रहा रिलायंस, ठीक है। रिलायंस का मोटा मोटी 2320 में प्रीमियम चल रहा था 60 करके, प्रीमियम चल रहा था 60 करके सर, ठीक है। तो अगर आपने जैसे कि मैंने आपको बताया अगर प्रीमियम वैल्यू आपने इनकम किया 113 और आपने प्रीमियम भरा 60, फिर भी आपने पर शेयर में कितना कमा लिया? 53। अब जितना लॉट होगा उसके हिसाब से आपका इनकम होगा सर, जितने का लॉट रहेगा। लॉट कैसे पता लगता है? जब भी आप यहाँ पर करने जाओगे बाय आपको शो करेगा, ठीक है, आपको दिखा देगा रिलायंस 2300 कॉल ऑप्शंस। जैसे मैं बाय करने गया 250, 250 का क्वांटिटी स्टैंडर्ड चल रहा है तो 250 करके, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रीमियम हाई है सर, ठीक है, अभी थोड़ा प्रीमियम हाई है बट मैं पुराने डेटा से दिखाया 250 करके जितने का गैप आप करोगे उतने का प्रॉफिट और जितना प्रीमियम पे करोगे उतना आपका लॉस, मतलब सॉरी कॉस्ट, ठीक है, उतना आपका कॉस्ट। इस तरह से ठीक जैसे ही बजाज ऑटो में आप देख रहे हैं सर, मतलब क्यों लेना है किस लिए लेना है ये चीज मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। इसके लिए मैंने बजाज ऑटो का बुकिश एग्जाम्पल लिया जो नोट के अंदर है और मैंने आपको लाइव मार्केट में भी शो करने का कोशिश किया कि रिलायंस में भी अगर आप ट्रेड लिए हैं, टाटा मोटर्स में ट्रेड लिए हैं, आगे भी अपॉर्चुनिटी बन रहा है सर, आगे भी बहुत अपॉर्चुनिटी बन रहा है। आप बस अपॉर्चुनिटी को देखते रहिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते रहिए, आप देखेंगे आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। So even if the price of Bajaj Auto goes down below this strike, the maximum loss आपका प्रीमियम ही रहेगा सर, मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम रहेगा। सर प्रीमियम क्यों बढ़ता है कम होता है ये आगे चर्चा करेंगे आपके साथ, ठीक है, ये मैं आपके साथ आगे आगे चर्चा करूंगा। जनरलाइजेशन क्या है? हाँ बोलो सर। স্যার এই যে এখানে যে প্রাইস আছে ধরুন এই যে 2100 হয়েছে বা 2200 যাই হোক না কেন 2050 এর উপরে যে চারটে আছে তো আমাদের 2050 সাইজ দেওয়া এটা না স্যার মানে আমরা দুটোর মধ্যে চারটে, হ্যাঁ স্যার 2050 সাইজ দেওয়া আছে তো ধরুন এবারে 2050 থেকে ওটা হলো 2055 এক্সপায়ারি ডেট, তো তাহলে 5 টাকা করে লাভ থাকলো সেই ক্ষেত্রে এবারে প্রিমিয়াম যা দিয়েছি সেটা বাদ দিবি, হ্যাঁ এবার 5 টাকা করে প্লাস এর মাইনাস আর প্রিমিয়াম তো দিয়েছিলাম 6 টাকা 35 পয়সা করে, হ্যাঁ তাহলে তাহলে তো লস, উল্টে আমার 1 টাকা 25 পয়সা লস হয়ে গেল। লস, হ্যাঁ সেটাই তো বোঝালাম।
2050 পর 2056টা নিলাম ওই জন্য 2056 হ্যাঁ ওটাই। বা 2055 যেটা তুই ডেটাটা বলছিস 2055 বা 56 যেটাই তুই নে তোর অ্যাকচুয়ালি এটাতে ব্রেক ইভেন মানে অ্যাকচুয়ালি নো প্রফিট নো লস সিচুয়েশন মানে এখান পর্যন্ত লস হবে এখানে জিরো হবে তারপর থেকে প্রফিট হওয়া শুরু হবে যদি মার্কেট 2056 উপরে যায় মানে 57 58 60 70 এগুলো র্যান্ডম ফিগার নিচ্ছি এবারে তুই মিডিলে যে কোনো ফিগার মার্কেটে আসতে পারে ব্যাপারটা বুঝতে পারলি আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। এটাই জিজ্ঞেস করছিলি তো হ্যাঁ স্যার এটাই বলছিলাম যে যদি তাহলে তখন লস হয়ে যেত না সেক্ষেত্রে। हाँ ऑब्वियस यदि अरे यही तो पोजल मामला कि अगर मार्केट फ्लैट रह जाता है ना फ्लैट रह जाता है और आपने जो कॉस्ट पे किया अगर उसके समान भी आपका पैसा था मतलब और 6.35 भी मार्केट बढ़ता है तो भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा मतलब 2050 इज योर स्ट्राइक एंड 6.35 इज योर प्रीमियम जो आपने पे किया सेलर को ठीक है अगर मार्केट 2056.35 में भी एक्सपायरी में क्लोज होता है तो भी आपका अल्टीमेटली नेट गेन जीरो है आपको गेन तभी होगा व्हेन यू आर एक्चुअली बुलिश अबाउट मार्केट मतलब सिंपल बात है ना अजय धनु एग्जांपल एक वंस अगेन अजय धनु एग्जांपल अजय ने 1 लाख पे किया था वेनु को याद करो सर फर्स्ट चैप्टर ऑप्शन मार्केट फर्स्ट चैप्टर अजय ने वेनु को 1 लाख पे किया था प्रीमियम के तौर पे रोड बनता तभी अजय को लाभ इफ ओनली रोड इज देयर if road built there then only Ajay will gain otherwise अजय का कोई गेन नहीं है उल्टा 1 लाख लॉस होगा या फिर अगर 3 लाख में चला जाएगा तो और लॉस ज्यादा हो जाएगा अगर एक्सरसाइज करेगा तो बेसिकली जो कॉल ऑप्शंस बाय होता है उसका एक ही प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है अगर स्टॉक प्राइस या एसेट प्राइस ग्रो करता है तभी आपको कॉल ऑप्शंस बाय करना चाहिए তাই তো अरे ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার बाकी अगर मार्केट में प्राइस फ्लैट हो जाता है अगर मार्केट में स्टॉक मतलब एसेट का दाम गिर जाता है ठीक जैसे आपको स्टॉक में दिख रहा है मैंने लैंड में भी बताया था इन ईच एंड एवरी केस आप लॉस में जाओगे लेकिन हाँ लॉस मिनिमम कर सकते मैक्सिमम जो आपने प्रीमियम जमा किया वही आपका लॉस हो तो क्या जनरलाइजेशन आ रहा है सर फॉर ए कॉल ऑप्शंस बायर अ लॉस ऑकर्स व्हेन द स्पॉट प्राइस मूव्स बिलो द स्टॉक प्राइस अगर स्पॉट मार्केट में मतलब प्रेजेंट मार्केट में स्टॉक का दाम स्ट्राइक से भी कम में चल रहा हो तभी आपका लॉस है however the loss of call options buyer is restricted to the extent of premium he has paid जितना प्रीमियम भरोगे उतना ही मैक्सिमम लॉस the profit from this call option seems to increase exponentially as and when Bajaj Auto starts to move above the strike price and if you are sure about कि 2050 के ऊपर जितना भी जाएगा उतना प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा होगा 2060 से 2070 में चले जाए 2070 से 2080 में चले जाए 2100 में चले जाए जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट कमाओगे सर उतना प्रॉफिट ठीक जैसे यहाँ पर रिलायंस में हुआ है टाटा मोटर्स में मैंने दिखाया जनरलाइजेशन 2 the call options becomes profitable as and when spot price moves over and above the strike price 2050 हमारा स्ट्राइक था स्ट्राइक से जितना ज्यादा स्पॉट मार्केट चलेगा उतना आपका प्रॉफिट the higher the spot price the higher the profit spot price 2060 2070 2080 जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट करोगे हाँ बस कॉस्ट को माइनस कर देना कॉस्ट को माइनस कर देना जो प्रीमियम आपने भरा था तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनेगा फ्रॉम द above to generalizations it is fair for us to say that buyer of the call options has a limited risk and potential to make the unlimited profit ये बात तो मानोगे सर आपका रिस्क लिमिटेड है ना रिस्क लिमिटेड का मतलब क्या मैक्सिमम लॉस कितना होगा यू नो दैट रेस्ट्रिक्टेड है आपका लॉस रिस्क लिमिटेड है मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपका 6.35 या वॉट एवर प्रीमियम यू पेड उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट कितना करोगे जितना मार्केट बढ़ेगा उतना प्रॉफिट करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस मैक्स intrinsic value 0 spot minus strike minus premium paid this is the formula of profit and loss
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीएल। सिंपल बात है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक माइनस प्रीमियम पेड, और ये एक्चुअली मैक्स मीन यूज करके फॉर्मूला यूज किया जाता है मैथमेटिक्स। So going by the above formula, let us evaluate the PL for a few possible options. ये घर का होमवर्क रहेगा, घर का होमवर्क है आपका। स्ट्राइक कितना था 2015, अगर मार्केट 2023 में एक्सपायर करेगा तो क्या होगा, 2072 में एक्सपायर करेगा तो क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओगे ना सर? कुछ नहीं, आपको ये चार्ट बनाना है, ये जो चार्ट है ये चार्ट से ही आपको इसको गो थ्रू करना है। बात समझ में आए कि नहीं सर? सिंपल बात है, 2023 अगर मार्केट जाता है आप मैक्सिमम 6 का 35 पैसा लॉस खाओगे। अगर मार्केट 2072 में क्लोज होता है स्पॉट मार्केट, आप 15.65 पर शेयर में कमाओगे। अगर 2055 में होगा तो 1 का 35 पैसा लॉस खाओगे। 1 का 35 पैसा क्यों? क्योंकि 6 का 35 पैसा तो प्रीमियम है ना सर? सो हियर इज अ ट्रिकी सिचुएशन, द रिजल्ट what we obtained here is against the second generalizations. Second generalizations क्या था? Despite the spot price being above the strike price, the trade is resulting in a loss. देखो सर, हम लोगों ने यहाँ पर एक जनरलाइजेशन लिया था, एक जनरल आइडिया। जनरल आइडिया ये था कि अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ये ऑलवेज ट्रूथ नहीं है। इफ स्ट्राइक प्राइस spot price moves over and above the strike price, the higher the spot price goes from the strike price, the higher the profit. But sir, when spot market 2055 में चल रहा था तब भी मेरे को लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा प्रीमियम बहुत वाइटल हो गया, प्रीमियम वैल्यू मेरा ज्यादा है। तो प्रीमियम वैल्यू ज्यादा होने के कारण मेरा 1 का 35 पैसा लॉस है। तो ये जनरल लाइसेंस 2 के अगेंस्ट में गया है ना सर? इसलिए प्रीमियम भी ठीक से चूज करना पड़ता है, इसलिए प्रीमियम को भी ठीक से चूज करना पड़ता है। सो इफ यू ऑब्जर्व द लॉस इज मच लेसर देन द मैक्सिमम लॉस, इट इज इन फैक्ट जस्ट 1.35। टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, इंस्पेक्ट पीएल बिहेवियर अराउंड द स्पॉट वैल्यू व्हिच इज स्लाइटली अबव द स्ट्राइक प्राइस। इसलिए थोड़ा सोच समझ के आपको चूज करना चाहिए, मतलब आप कितना मूव एक्सपेक्ट करते हो। 2050 अगर आप एक्सपेक्ट, मतलब आपका स्ट्राइक है, तो आप इसका कितना मूव एक्सपेक्ट करते हो? क्या ये 2060 चलेगा, 2055 को क्रॉस करके जाएगा, या 2056 को? मतलब जितना आपने प्रीमियम भरा 6 का 35 पैसा, इससे तो ऊपर जाना चाहिए। मतलब मिनिमम कॉस्ट को तो कवर करना है रे बाबा। अगर आपको लगता है कि उतना नहीं जाएगा तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर 6 का 35 पैसा निकालने का दम नहीं है मूवमेंट में तो मत करो ट्रेड, क्यों लेना है सर? कैसे एक्सपेक्टेशन लगाए सर? इसको लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज और भी बहुत सारा ट्रेड पैटर्न है जो टेक्निकल में आपको मैं सिखाऊंगा, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कब चूज करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए। ठीक है सर? यहाँ पर बाकी और भी अलग अलग सिनारियों का डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है? आप प्लीज एक बार इसको गो थ्रू करिए। हाँ बोलून। হ্যাঁ আচ্ছা বেরিয়ে যাব এখন। হ্যাঁ আমারও হয়ে গেছে, আজকে আমারও ক্লাস হয়ে গেছে। আপনি বুঝতে পেরেছেন করব আজকের ক্লাস? কারণ কালকে আমি দেখেছিলাম ভালো করে। ঠিক আছে, তার একবার রাত্রে বসে দেখতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। তিনটের সময় আপনাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আছে। রাখছি স্যার। तो सर आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, अलग अलग प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या हो रहा है, प्लीज आप ये टेबल को गो थ्रू करें। मैं नोट सबके पास है, ठीक है? क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया, ठीक है? अगर कोई डाउट है, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रेक इवन पॉइंट बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 2050 अगर आपका स्ट्राइक है, 6.35 अगर आपने प्रीमियम पे किया, अगर इतना ही आपका वापस आएगा तो इतना आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा, ठीक है? तो ब्रेक इवन पॉइंट में कुछ नहीं, आप बेसिकली जीरो में रहोगे, ना प्रॉफिट में ना लॉस में, ना प्रॉफिट में ना लॉस, ठीक है? तो अगर मैं पीएल को ग्राफिकली प्रेजेंट करूं तो क्या देखने में रहेगा सर? ये स्ट्रेटेजी जब करेंगे ना, स्ट्रेटेजी में ऐसे ग्राफ आपको बहुत देखने को मिलेगा। ये ग्राफ का बेसिक आइडिया है, जैसे इकोनॉमिक्स में ग्राफ होता है ना, वैसा ही अलग अलग ग्राफ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। एनआईएसएम के जो स्टडी नोट्स है उसमें भी मिलेगा। तो बहुत सिंपल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि कॉल ऑप्शंस बायर के लिए सिंपल तरीका, 2050 अगर स्ट्राइक है, 2050 और 6.35 अगर आपका कॉस्ट है,
तो 2056 तक आप ब्रेक इवन में है, मतलब दिस इज योर जीरो लेवल। और जितना मार्केट, स्पॉट मार्केट जितना नीचे रहेगा और फ्लैट रहेगा, आपका पूरा का पूरा प्रीमियम लॉस में जाएगा। ये लॉस सिचुएशन है। दिस इज द जीरो लेवल सिचुएशन, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना आप हायर लेवल में जाओगे उतना प्रॉफिटेबल। लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट है, इफ यू आर श्योर अबाउट ग्रोथ, प्रीमियम से भी ज्यादा मिलेगा, कॉस्ट को कवर कर पाएगा तो खरीदो, अदरवाइज नहीं। तभी कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, नहीं तो मत जाओ। क्लियर हुआ बात? ग्राफ समझ में आया? मतलब मैक्सिमम 40 प्लस भी प्रॉफिट कर सकते हो अगर मार्केट 2100 तक भी जाता है। अगर मार्केट 2100 तक भी जाता है तो आप ऑलमोस्ट 45 माइनस 6.35 मैक्सिमम प्रॉफिट भी कर सकते हो। लेकिन एक ही तरीका है सर, इतना सारा बात करने के बाद भी एक ही तरीका सामने आ रहा। तरीका एक ही है, अगर आपको लगता है कि आपका शेयर में दम है, आपके इंडेक्स में दम है, तभी आपको कॉल ऑप्शंस बायर बनना चाहिए जो आपका कॉस्ट को कवर कर पाए। सर ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट ऑप्शंस क्लास में मैं आपको कॉल ऑप्शन सेलर समझ, ठीक है? अगर आप बाई समझ गए तो सेल समझने में दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर बाई में कोई डाउट है, डाउट तो होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार क्लास को रिवाइज करो बैकअप से, और कोई डाउट रहे तो मुझे पूछ लें। पीयूष, संपद, सुमित, কথা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, স্যার কি হলো বলো? হ্যাঁ স্যার। না আমি বলছি স্যার, আমরা তো বেসিক্যালি যে যখন অপশন ট্রেড করি তখন তো আমরা এই প্রিমিয়াম প্রাইসটা বাড়া কমার উপর করছি, কারণ আমরা তো আর ব্রেক ইভেন পর্যন্ত যাচ্ছি না, যে আমরা তো সেটা সেটেলমেন্ট তো করছি না, আমরা তো ডাইরেক্ট yes. প্রিমিয়ামটা বাড়ছে কমছে তারপর করে দিচ্ছি। yes মানে normally যারা আমরা ইন্টারডে করে কিনবে করে তাদের জন্য তো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট সবগুলো মানে ম্যাটার করছে না, তারা না, শুধু exactly. প্রিমিয়ামটার উপর কিনে নিচ্ছে। তার অ্যাকচুয়ালি প্রিমিয়ামের উপরই ম্যাক্সিমাম ট্রেড গুলো হয়। বাট আমি এখানে বলতে চাইছি যে একটা প্রপার অপশন ট্রেডিং কনসেপ্ট এক্সপায়ারি বেসিসেই চলে, মানে প্রপার যে কনসেপ্ট। এবারে যে তুই যে জিনিসটা বলছিস প্রিমিয়াম বেসিসে যে কনসেপ্টে, মানে মিডওয়েতে যে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা, এক্সারসাইজ না করে বেসিক্যালি অপশনটাকে সেল করে দেওয়া, ঠিক আছে? অপশনটাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া। তো ট্রান্সফার করে যে প্রিমিয়ামে গেনটা হয় সেটা আলাদা জিনিস, সেটা আমি পরে বোঝাবো। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অপশন ট্রেড এটাই যেটা আমরা দেখছি, এক্সপায়ারি পর্যন্ত ওয়েট করা, তবেই তো একটা প্রপার কন্ট্রাক্ট কমপ্লিট হয়। তাহলে স্যার এক্সপায়ারি যদি ওয়েট করতে হয়, স্যার আপনি যখন এটা দেখাচ্ছিলেন যে এপ্রিল মাস মে মাসে পর পর অপশন এড়িয়ে দিয়েছে, ডেট দিয়েছে, স্যার ওখানে তো প্রপারলি কোনো ডেট দেন, এখানে মান্থলি লেখা আছে যে এপ্রিল এত বা মে এত, এপ্রিলে অনেকগুলো অপশন, ডেটটা কি করে বুঝেছে কোন ডেটে আমার প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার, মানে ওটাকে সপ্তাহে ধরে নেবে, তাই তো? হ্যাঁ প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার করে অপশনস এর এক্সপায়ারি। আর আমি স্যার যদি চাই যে ওনাকে 2-3 সপ্তাহ দিয়ে হোল্ড করে তারপরে এক্সপায়ারি করছি, তাহলে কি করে হবে সেক্ষেত্রে? হ্যাঁ তাও করতে পারিস, মোটামুটি প্রত্যেক মানে অ্যাকচুয়ালি মান্থলি চলতে থাকে। প্রত্যেক মাসে মাসে একটা লাস্ট মান্থলি এক্সপায়ারি হয় আর একটা উইকলি এক্সপায়ারি। তো প্রত্যেক সপ্তাহের থার্সডে করেও এক্সপায়ার করে মার্কেট, আর প্রত্যেক মাসের লাস্টে গিয়েও একটা এক্সপায়ারি করে। তো এটা বেসিক্যালি আমি বলতে চাইলাম, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা অপশন কন্ট্রাক্টকে প্রপারলি যদি বুঝতে হয়, ঠিক আছে, এইখান থেকে অনেক টাকা গেইন করা যায়। মেনলি এটা অ্যাকচুয়ালি মানি মেকিং মেশিনস, যার পুরো কনফিডেন্স থাকবে সে এইভাবেই কামাতে পারবে। কিন্তু মার্কেটে যেহেতু একটা ভয় থাকে, একটা ভোলাটিলিটি থাকে, তো সেজন্য প্রিমিয়ামেও কামানো যায়। তো কিভাবে প্রিমিয়ামে কামাবো, যেটা পীযূষ বলছিল, নর্মালি যেটা বেশিরভাগ লোক করে, ম্যাক্সিমাম লোক প্রিমিয়ামের উপর বেস করেই মার্কেটে আসে আর যায়, আগের দিন বলছিলেন ঠিক আছে? আমি বলবো যে ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে গেলে যত টাকা প্রিমিয়ামে বেরোচ্ছে তো সেটাকে ফেরত করে বেরিয়ে যায়, মানে প্রিমিয়াম বেসিক্যালি ডিমান্ড সাপ্লাই কনসেপ্টে প্রিমিয়াম থাকে। 60 টাকা প্রিমিয়াম ছিল, 70 টাকা চলছে, আমার অপশনটা আমি কাউকে ট্রান্সফার করে দিলাম, এক্সারসাইজ করলাম না। এক্সারসাইজ অফ কন্ট্রাক্ট মানে লাস্টে গিয়ে যে সেটেলমেন্ট করা, আর অপশনসকে বেসিক্যালি সেল করে বেরিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে কি আমি যে পজিশনটা ছিলাম ওটা কাউকে ট্রান্সফার করতে। আগে আমি বায়ার ছিলাম, এখন অন্য কেউ বায়ার হয়ে গেল, কিন্তু প্রিমিয়াম ও আমাকে বেশি পেমেন্ট করবে, ও আমাকে বেশি প্রিমিয়াম পে করবে। আমি 60 টাকা প্রিমিয়াম দিয়েছিলাম, ও আমাকে 70 টাকা প্রিমিয়াম দেবে, 10 টাকা প্রিমিয়ামে গেইন করে পার শেয়ারে বেরিয়ে যাবে। মানে ডিপেন্ড করেছে, যদি স্টকে গ্রোথ থাকে তবেই এটা হবে। বাকি আমি এগুলো ডিসকাস করবো, এখন অনেক বোঝানো বাকি, ঠিক আছে? এখন অনেক বেসিক্যালি এখানে আরো অনেক জিনিস আছে, কিন্তু মেইন কনসেপ্টটা বোঝা খুব জরুরি, ঠিক আছে?
ঠিক আছে, আজকে এতটাই রাখি, এরপর আস্তে আস্তে বাকি চর্চা। ঠিক আছে স্যার, বাই তাহলে। ঠিক আছে স্যার। ওকে দাদা, বাই। বাই। বলছিলাম কি আর কোনো কোয়েশ্চেন নেবো না, কি হয়েছে? বলছিলাম যে নর্মাল যে ট্রেডিং হয় না, মানে যারা হোল্ড করে যে 1 মাস 2 মাস 10 মাস যখন হোল্ড করতেছে, স্যার ওই ট্রেডিং নর্মাল ট্রেডিং এ কি ফার্স্টে মানে সেল দিয়ে কি মানে শর্ট করা যায় সেটাকে? হ্যাঁ আচ্ছা, করা যায়, করলাম পরে। ইন্ট্রাডে। ওটা নর্মাল ট্রেডিং এ দিতে হবে না? ইন্ট্রাডে ছাড়া হবে না। ও, ওটাই জিজ্ঞেস করছি, কারণ স্যার আমি আগে লিস্টে ওটা চেক করছি, তখন দেখো স্যার ওটা ইন্টারভিউতে একমাত্র শো করছে, ডেলিভারিতে নিচ্ছে না। হ্যাঁ, নর্মালি যদি কেউ শর্টস করতে চায় তাহলে ইন্ট্রাডে ছাড়া হবে। ঠিক আছে, রাখছি। আচ্ছা, আচ্ছা, বলছিলাম কালকে যাবো, কখন যাবো? দুপুরবেলা চলে আসবি। ওই কালকে 4টে আসবি? 3:30? আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা, চলে আসবি। কালকে যাই হ্যাঁ ঠিক আছে, 3:30 4টা। ঠিক আছে। ঠিক আছে, রাখছি। একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে নিবি সকালে। ঠিক আছে স্যার, বাই। আচ্ছা টাটা। ঠিক আছে, ফোন করে দেবো আপনাকে।